सो हेलो गाइस। आज हम एक स्ट्रगलर की कहानी सुनने वाले हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। और मेरे दोस्त भी है 2016 से। उनका नाम है अक्षत पाखले। तो अक्षत सर, हेलो। कैसे है आप? आई एम गुड। आप मेरे दोस्त हैं तो मेरे को उतना नहीं पता क्योंकि मैं आपको 11वीं में मिला था। तो उसके पहले की कहानी जानने में मेरे को इंटरेस्ट है, तो तो बताइए। तो पहले मैं 1 से लेके 8 तक मैं बॉयज़ स्कूल में पढ़ता था। तो हॉस्टल था पूरा, सिर्फ ओके। लड़के रहते थे। तो माहौल काफ़ी आइसोलेटेड जैसा था कि ज़्यादा बाहर निकलना नहीं होता था, हॉस्टल में रहते थे। सब कुछ खुद से करना होता था, तो एक तरीके से खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती थी कि खुद से सब कुछ करो। बट वो ओके। बाहर का एक्सप्लोजर नहीं मिलता था। आप अपने अपोजिट जेंडर से बात नहीं करते थे, मतलब होता ही नहीं था तो बात नहीं करते थे। हम्म। अदरवाइज यही था। और थोड़ा स्पोर्ट्स के अंदर थोड़ा अच्छा खासा था, हम्म। स्पोर्ट्स के अंदर रहता था क्योंकि हॉस्टल था, तो स्पोर्ट्स सीख द वे कि आपको थोड़ा एंजॉयमेंट मिल सकता है। बाकी जो हमारा जो हॉस्टल था वहाँ पे हम लोग योगा ये सब भी करते थे, बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, हेल्थ के ऊपर हेल्थ कॉन्शियसनेस काफ़ी रहती थी। एक टाइम पे उठने का, एक टाइम पे सोने का। अलग सुबह 5 बजे उठते थे और शाम को रात को 9, 9:30, 10 बजे सो जाते थे। तो फिर तो फिर आप अपनी लाइफ को कैसे देखते हैं आगे? तो यार मतलब देखो क्या है कि एक जॉब का सीख, अभी जो जिस लेवल पे इंजीनियरिंग की है तो कंप्यूटर का थोड़ा बैकग्राउंड है। हम्म। 2 साल 3 साल थोड़ा स्ट्रगल करेंगे तो एक 50,000 1 लाख वाली जॉब आराम से मिल जाएगी। पर यार वो नहीं करना है, मतलब ऑब्वियसली ये भी बहुत लकी बात है कि अगर आप 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया महीने में कमाते हो तो बहुत बड़ी बात है। हम्म। पर उसके अलावा कुछ और करना है जो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाए, या फिर कुछ बड़ी चीज़ें करनी है जैसे दूसरों की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो, या सिर्फ इसमें अपनी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो ये एक चीज़ करनी है। बाकी तो ये तो चल रहा है, मतलब साथ साथ में कि अपने ओके। अच्छे डेवलपर बन रहे हैं। पर साथ साथ में कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी जर्नी मुझे लगता है कि जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम ले जा सकती है, और ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं। इंटरेस्टिंग लगती है आपको हाँ, कंटेंट इंटरेस्टिंग। क्रिएटिंग? ओके। तो आपने बीच में बात की फाइनेंशियल फ्रीडम की। कैसे कैसे मतलब आप उसको मानते हैं कि कैसे मिलेगी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम? तो मैं ये तो नहीं बोल सकता कि ये गारंटेड पाथ है या राइट पाथ है। बट हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि दो चीज़ें, तो पैसे से पैसा बनता है। आपने किसी को भी देखा होगा तो अडानी ने पिछले 3 साल में जो वेल्थ बनाई, या फिर किसी ने भी अपनी वेल्थ बनाई, वो पैसे से पैसा बना रहे हैं। तो अगर कंटेंट क्रिएट कर रहे हो और एक अच्छी इनकम आ रही है तो उससे हम और चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मैं जब ये सोच रहा था कि कंटेंट क्रिएशन करूँ तो आगे जाके मैं कैसे बढ़ पाऊंगा, तो मैंने कागज़ पे लिखा कि यार कितने बिजनेस आइडियाज़ है जो मैं कर सकता हूँ। तो यार अगर महीने का 2-3 लाख रुपए कमा रहे हैं कंटेंट क्रिएशन से, उससे भी ज़्यादा लोग कंटेंट क्रिएशन बहुत ज़्यादा कमाते हैं। ठीक। तो और 2-3 बिजनेस चालू कर सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं, ऑनलाइन चीज़ें बेच सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो तो वहाँ से फाइनेंशियल फ्रीडम आ सकती है। तो फिर वो कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम हुई? क्योंकि आप डेवलपर हो, सॉफ्टवेयर। हम्म। तो आजकल एआई का बहुत बड़ा पंगा चल रहा है उसके अंदर। हम्म। चैट जीपीटी तो एक ही आया है अभी जो पब्लिक हुआ है। बाकी ऐसे तो कितने ही होंगे सॉफ्टवेयर्स। तो तो देखो, डर नहीं लगता आपको? सॉफ्ट इसमें डरने की बात नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो बनने वाले हैं। डर डर ना उसको है जो अपने आप के ऊपर काम नहीं कर रहा, नई स्किल्स एक्वायर नहीं कर रहा, एक्सपीरियंस नहीं ले रहा, एक ही जगह पे बैठा है। अगर आप नई नई चीज़ें करते हो, नए नए डोमेन को एक्सप्लोर करते हो, तो आपको वेराइटीज ऑफ आइडियाज आएंगे और आप ऐसे टूल्स को सीखते हो कि एक्चुअली चैट जीपीटी को कहीं अच्छे से क्यों यूज़ किया जाए। आपने कुछ भी देखो, आज तक कोई भी मशीन बनी है वो इंसानों को रिप्लेस नहीं करती। मतलब जो एक तरीके आलसी लोग हैं ना उनको ही रिप्लेस करती है। मशीन इंसान से स्मार्ट नहीं है। मतलब अगर आप देखो तो ठीक आप है। आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी आपकी लाइफ को इजी करती है ना। पहले बुलक कार्ट था, आप चल के जाते थे। तो ये इजीनेस ही है। जो गाड़ी चलाना सीखे उसने पैसा बनाया, जिसने कंप्यूटर चलाना सीखा उसने पैसा बनाया, हम्म। जिसने मशीनें चलाना सीखा उसने पैसा बनाया। तो आप चैट जीपीटी और ऐसे बहुत सारे टूल्स को चलाना सीख गए तो आपका काम बचे, टाइम बचेगा। पहले एच टी एम एल सी एस एस आप बहुत ज़्यादा एडवांस सीखते थे लोग, अब बेसिक सीख जाओ। आप आगे की लैंग्वेजेस को सीखो अच्छे से।
तो आप ये अपना टाइम बचा सकते हो। आप डायरेक्ट कोड चैट जीपीटी से ले लो, आपका टाइम बच गया। सिंपल सी बात है। तो आपको नहीं लगता कि एआई आगे जाके इंसान के लिए नुकसानदायक है? नियर फ्यूचर की अगर बात करें 10-15 साल के लिए तो नुकसानदायक नहीं है। नियर फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्यूचर के लिए 50 साल 60 साल के बाद अपने बच्चे हुए देखो उसके लिए। ऑब्वियसली मतलब एआई को डेवलप तो हम ही लोग कर रहे हैं, तो हम इतना तो नहीं चाहेंगे कि कुछ बुरा हो। और साथ साथ में ऐसे भी कंपनीज बनी हैं जो जिनको पता है कि फ्यूचर में एआई से कुछ खतरा हो सकता है, ह्यूमैनिटी को खतरा हो सकता है, तो कुछ कंपनी ऐसे ही डोमेन में काम करी जिसको बचाया जा सके, खतरे को बचाया जा सके। आप इलोन मस्क को जानते हो? हाँ, उसने बोला था कि एआई आगे जाके सबसे बड़ा थ्रेट बनने वाला है। उस बारे में क्या विचार है आपका? ये बात सच है और नहीं भी, मतलब एआई थ्रेट बन सकता है, पर उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि उसी के लिए एलन मस्क ने भी अपनी कंपनी बनाई है ओपन एआई, जो इसी थ्रेट के ऊपर काम करती है। तो एलन मस्क ने बोला कि एआई आगे जाके इंसानों की भूंड फाड़ेगा, ठीक है? हाँ। वही एआई में लगा पड़ा तो वही चीज़ है ना। देख, अब इसमें क्या है कि हमें ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता अभी यह क्या है, यह क्या एक्चुअली। सिंपल सी बात करें कि कुछ लोग बोलते हैं कि चैट जीपीटी गूगल को रिप्लेस कर देगा। अब चैट जीपीटी इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाता है? जो मेजरली गूगल सर्च, ऑलमोस्ट 90% जो कंटेंट है, ब्लॉग्स है, आर्टिकल्स है, इन्फॉर्मेशन है, वो गूगल के सर्च इंजन के ऊपर है। तो चैट जीपीटी कैसे बना है? चैट जीपीटी की जो लैंग्वेज है वो पाइथन में लिखा गया है, बाकी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और उसका जो स्ट्रक्चर है बैकएंड, वो एपीआई कॉल करता है। गूगल का एक एपीआई है, उसको कॉल करता है, फिर एक आईबीएम का एपीआई उसको कॉल करता है। कल को ये कंपनियां ही अपना एपीआई देना बंद कर दे तो चैट जीपीटी का क्या हुआ? तो चैट जीपीटी तो जैसे एक सीपीयू में से तुम मेन पार्ट्स निकाल दो तो क्या बचेगा? मॉनिटर का क्या करोगे तुम? चैट जीपीटी सेल्फ लर्निंग एआई नहीं, ये क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन को शॉर्ट लिस्ट करता है। तो लोगों को ये मार्केट किया जा रहा है ना, जो प्रोग्रामर है, जो डेवलपर दुनिया से, उसको समझ में आता है कि चैट जीपीटी कहाँ पे है और उसका क्या यूज है। पर बाकी लोगों को क्या लगता है, अरे कुछ अंतर्यामी, कुछ चमत्कार हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये जस्ट एपीआई कॉल कर रहा है और इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट लिस्ट कर रहा है, बस ये चीज़ है। और गूगल का क्या है एक्चुअली? अब देखो, चैट जीपीटी को अभी अर्निंग है, चैट जीपीटी के पास कोई अर्निंग मॉडल है कुछ, वहाँ पे कुछ एड्स नहीं है, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है। और पेड सब्सक्रिप्शन होगा तो आप और मैं तो खरीदने वाले हैं नहीं। नहीं खरीदेंगे। तो फिर अब देखो, गूगल का रेवेन्यू सिस्टम क्या है? एक तो आपको आर्टिकल आपने लिखा है, तो सपोज करो आपने आर्टिकल लिखा है, आप अब नए आर्टिकल राइटर हो और मैं ऑलरेडी, मेरा ब्लॉग चलता है, तो आपको नया रैंक करना है, तो आप क्या करोगे? गूगल एड्स लगाओगे, तो आपके एड्स दिख रहे हैं मेरे ऊपर, तो आप उसके लिए पे कर रहे हो गूगल को, ठीक है? तो और व्यूवर्स आएगा, और व्यूवर्स आपके आर्टिकल पे है, मेरे आर्टिकल पे है, तो वहां पे उसको एड्स दिखेगी छोटे बॉक्सेस में आर्टिकल के ऊपर। तो दो मॉडल हो गई गूगल की। चैट जीपीटी के पास है ऐसा कुछ? अभी के लिए तो कुछ नहीं है, अभी के लिए तो कुछ भी नहीं है ना। और जिस तरह का जो सिस्टम है, मुझे लग नहीं रहा कि इसके पास पेड सब्सक्रिप्शन के अलावा कुछ और ऑप्शन आएगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सिस्टम चैट जीपीटी से बिजनेस बना सकते हो, स्पेशली वेबसाइट्स के अंदर ये डाल सकते हैं कि आपको चैटबॉट की तरह हेल्प कर सकता है। पर इसका बड़ा लेवल पे अभी बात नहीं हो रही। पर गूगल का जो रेवेन्यू सिस्टम है, जो गूगल का 90% रेवेन्यू सिस्टम आता है वो एड्स से आता है, वो भी गूगल के सर्च इंजन वाले एड्स से आता है। और भी गूगल के बहुत सारे ये आर्टिकल रीडिंग सिस्टम में बहुत सारे रेवेन्यू सिस्टम बने पड़े हैं। और जब आप प्रोडक्ट सर्च करते हो, प्रोडक्ट लिस्टिंग होती है, ये सिस्टम चैट जीपीटी के अंदर तो नहीं है। तो ये जो मेजोरिटी जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स है वो कहाँ से आ रही है? वो आ रही है ये सबसे। तो ये बूटस्ट्रैप बिजनेस हो गया। चैट जीपीटी के पास तो फंडिंग है, ठीक है, तो फंडिंग कब तक चलेगी? तो ये क्वेश्चन मार्क है ना। अगर जब तक ये रेवेन्यू मॉडल नहीं बनता है तब तक तो टेक्नोलॉजी कितनी भी बढ़ा लो यार, जब तक रेवेन्यू नहीं आएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तब तक। तो फिर चैट जीपीटी अभी उतना डेंजरस नहीं है चैट फॉर जीपीटी डेवलपर्स। हाँ, किसी के लिए भी डेंजरस नहीं है। अब किसी बच्चे को दे दो कि यार तू ये कोड ले, उसको कैसे यूज करेगा उस कोड को? आपको HTML समझ में आता है, आपको CSS समझ में आता है, इसलिए आपको लगता है कि हाँ यार ये तो कितना एक्यूरेट है। ये चीज़ तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगी ना आर्टिकल। आप सर्च करो कि यार मुझे लिंक्डइन क्लोन बनाना है,
तो इसका कोड आपको मिल जाएगा, हम्म, ऑनलाइन अवेलेबल है। तो हाँ। वो वही तो कर रहा है, ऑनलाइन से तो निकाल रहा है ना ये कोड। तो आपको कोड लिखना था तभी तो आप उस कोड को यूज कर पाओगे ना। ओके। आपका तो टाइम बच रहा है ना। पहले तो आपका टाइम ज्यादा जाता था, आपको खुद से सोचना पड़ता था, 10 वेबसाइट पे जाते थे, आपका टाइम ज्यादा था। आपका टाइम बच रहा है अभी, हाँ, ये टाइम बचा रहा है। तो आप जितना टेक्नोलॉजी को यूज करोगे ना, आप एफिशिएंट बनते जाओगे। सपोज करो कि आप फ्रीलांसर हो, फ्रीलांसर वेबसाइट डिजाइनर हो, डेवलपर हो, ठीक है। तो यार आपके क्लाइंट की नीड इतनी ज्यादा हैवी होती नहीं है। हम्म, आप क्या करोगे कि यार चैट जीपीटी से थोड़ी थोड़ी चीजें निकालोगे, आपको थोड़ा आपका खुद का नॉलेज यूज करोगे, आपका टाइम बच गया। हम्म, तो आप अपना और दूसरे 2 क्लाइंट को पकड़ पाओगे। सिंपल सी बात है, आपके क्लाइंट इतना स्मार्ट तो नहीं है कि चैट जीपीटी पे जाके अपनी वेबसाइट बना ले खुद से। हम्म, और वो उस लेवल की तो नहीं होगी, क्योंकि आपको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है जो क्लाइंट को नहीं है। अभी अट्रैक्ट होता है कि यार डिजाइन तो वैसे ही दिख रहा है, बट दैट इज नॉट थिंग यार। आपको लॉन्ग वे में सस्टेन करने के लिए एक प्रॉपर नॉलेज की जरूरत होती है। दैट इज अ थिंग। आपने कभी मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट सुना है या फिर मूवी देखी हो? हाँ मैंने देखी है, थोड़ा याद नहीं है पर मैंने देखी है मूवी। तो मैं बता देता हूँ आपको कि और व्यूअर्स को भी मैट्रिक्स। बता दो कि हमारे व्यूअर्स को भी ज्यादा आइडिया मिले। तो उन्हीं के बारे में उन्हीं के लिए पॉडकास्ट ले रहे हैं हम। हम्म तो मैट्रिक्स एक कॉन्सेप्ट है हम्म 2199 का, हम्म ठीक है। और वो मूवी 1999 में बनी है। मतलब 200 साल आगे का कॉन्सेप्ट लेके आया है वो लोग कि एआई तभी नया नया आया था 1999 में। तो लोगों को उतना वो नहीं पड़ता था कि दिक्कत है ये एआई। तो फिर इंसान और मशीन की लड़ाई हो जाती है। सन को ढक दिया। हाँ, इंसानों ने सन को ढक दिया आर्टिफिशियल क्लाउड बना के। तो मशीन्स को भी क्या चाहिए? पावर चाहिए। हमारे दिमाग में क्या होता है कि हम जब सोचते हैं तब एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है, उस हिसाब से हम लोग वर्क करते हैं उस पर, ठीक है। तो मशीन इंसानों को पकड़ने लगी, इंसानों से एनर्जी खींचने लगी, ठीक है। ऐसा करके करके पूरा का पूरा ह्यूमैनिटी खत्म हो गया। मशीन्स ने वो कर दिया। और आपने कभी कॉन्सेप्ट सुना होगा कोमा, कोमा में जाना। वो ऐसा होता है कि कोमा में चला गया इंसान, ऐसा समझ लो आप। मशीन ने इंसान के दिमाग पे वो चिप लगाई, चिप मतलब अपना हाथ या कुछ भी लगाया, पावर जनरेट हुई मशीन के लिए। मशीन को भी तो सर्वाइव करना ही है, ठीक है। तो उसने लगाया चिप मशीन ने, हाँ। इंसानों के दिमाग में। इंसान कोमा में चला गया। मतलब इंसान मशीन के द्वारा दर्शाया गया मूवी देख रहा है, जो कि हम हैं। तो मैं ऐसा कहूँगा कि आपने कभी वीआर का कॉन्सेप्ट सुना है? वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी। ऐसे ही हमको एक लाइक वो पहना गया, मतलब दिमाग में बैठाया गया कि ऐसा करने लगे, ठीक है। और हमारे दिमाग में एनर्जी कब जनरेट होती है? जब हम किसी को टच करते हैं, कुछ टच करते हैं, ठीक है, कि हमने ये टच किया, मेरे दिमाग में एनर्जी जनरेट हुई, ठीक है। तो मशीन ने कैसा सोचा, हम अपने, आप सोचो कि सपने में हो आप, ठीक है, और सपने में आपको कोई हॉरर सपना है, ठीक है। आपको डर लगा, असलियत में डर लगा। सपना आएगा तो असलियत सपने में डर लगेगा ना। हाँ। तो दिमाग में एनर्जी जनरेट तो हो रही है। हाँ। तो ऐसे ही हमको मशीन ने डीप स्लीप में डाल दिया है। और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा पूरा का पूरा वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड बनाया है। ऐसे एक कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स का। तो आपको नहीं लगता कि मेरे को तो कभी कभी लगता है डेजा वू। आपने कभी सुना होगा डेजा वू क्या है? हमको ऐसा लगता है कि ये तो हो चुका है मेरे साथ। ओके। हाँ। क्यों ऐसा क्यों लगता है कि हमको फ्यूचर का पता है कि हो रखा है ये मेरे साथ? ओके, तो आप ऐसा कह रहे हो कि अभी हम वर्चुअल रियलिटी में जी रहे हैं जो मशीनों ने डेवलप किया है।
तो लाइक ये हो सकता है, पर अभी के लिए अगर हम इस चीज़ को माने कि मतलब आपकी बात तो सही है, पर ये थोड़ा एक्सेप्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है कि अभी हम वर्चुअल रियलिटी में, हम अभी रियल वर्ल्ड में हैं। ओके ओके, हमारे लिए। हाँ हमारे लिए हम अभी रियल वर्ल्ड में हैं। तो हमारे रियल वर्ल्ड के हिसाब से अगर हम बात करें तो हम जो भी अभी के लिए जो मशीन बना रहे हैं वो हमारे हेल्प के लिए बना रहे हैं। हाँ। इन शॉर्ट, जो भी चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, हम रोबोट्स डेवलप कर रहे हैं या कुछ भी चीज़ें हम बना रहे हैं वो हमारे हेल्प के लिए है, और आगे भी हम उसी फोकस के लिए बनाएंगे, क्योंकि इंसान मतलब हम प्रॉफिट चाहते हैं, हम पैसा बनाना चाहते हैं, ये हमारा काम है, उसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। तो मुझे लगता है चैट जीपीटी भी जो सिस्टम है ये सब B2B की तरफ ही ज़्यादा फोकस्ड है, B2C नहीं है इतनी ज़्यादा। इसीलिए यहाँ, और जो गूगल क्रोम का जो गूगल का जो सिस्टम है सर्च इंजन वाला, वो B2C है। ओके, आप देखो चैट जीपीटी का APIs बहुत सारे आ रहे हैं, आप अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर सकते हो, ऐप के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो, जिससे आप अपना सर्च सिस्टम इजी कर सकते हो। तो आपको पहले गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती थी, वो थोड़ा कम हो गया। आप जिसको API लगाना आता है वो API सिस्टम पे जा सकते हैं, या फिर वो गो लैंग्वेज के अंदर वो ऐड करके थोड़ा सिस्टम को बेटर कर रहे हैं अभी हम। तो ये है, बाकी ये थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, थोड़ा इसके ऊपर मुझे भी सोचना पड़ेगा। 4 मूवी दूंगा, हाँ, सारी देखना, अमेजिंग मूवी। आपको भी ऐसा लगने लगेगा कि हाँ यार ये तो थोड़ा फिक्शनल है, लेकिन अभी के सिनारियो में देखा जाए ना तो कभी कभी लगता है कि हाँ है तो सही। अब क्योंकि इलॉन मस्क ने भी इसकी बात की है कि भाई मैं मैट्रिक्स में जी रहा हूँ, वो बहुत सारी बातें करते हैं उसने तो हाँ ये भी बोला था कि भाई मार्स पे न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दो, क्योंकि उधर ह्यूमैनिटी को पहुंचाना है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। अब जैसे कि ये आपने जो न्यूक्लियर, अभी जो आपने मूवी वाली बात करी, ये सेम कंसेप्ट थोड़ा हमारे शास्त्रों के अंदर भी आता है, मैं थोड़ा पढ़ता हूँ तो वो शास्त्रों में से ही ये लोग ने कॉन्सेप्ट उठाया था। हाँ, तो अब ऐसा इसमें ऐसा आता है कि सुनिए आप, तो उसमें कंसेप्ट ऐसा आता है कि जब भगवान जो विष्णु है उन्होंने ब्रह्मा को किया कि मुझे कुछ ऐसा, एक्चुअली उसमें ऐसा कंसेप्ट आता है कि हम सब जो है वो भगवान के घर पे रहते थे, तो हम भगवान के बच्चे हैं, तो हम लोगों ने जिद करी कि हमें हमारी लाइफ इंडिपेंडेंटली जीना है जैसे आप जी रहे हो। सो हम उनके सेवक थे, और भगवान द गॉड वॉज इंजॉयर एंड वी वर द सेवक सर्वेंट ऑफ हिम। तो हमने बोला कि हमें भी खुद की लाइफ जीनी है, तो भगवान ने हमारे लिए वर्ल्ड बनाया, और फिर भगवान ने सारा प्रोग्राम रचा कि ऐसे 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 चीज़ें होगी, और सब कुछ उन्होंने, पेड़ पौधे इंसान सब कुछ बनाया उन्होंने, और उस तरह से हम क्रिएट हुए। और हमारे जो एक्चुअली लोग बोलते हैं कि भगवान हमारे जैसे क्यों दिखते हैं, तो एक्चुअली में ऐसा कंसेप्ट है कि हम भगवान जैसे दिखते हैं क्योंकि हमें सब कुछ भगवान जैसा करना था। तो आप देखोगे जो लीलाएं होती है वो चीज़ें सेम उसके जैसी हो रही है। तो एक चीज़ है, और वहाँ से कंसेप्ट आया है कि क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर और ब्रह्मा विष्णु महेश का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा वहाँ से थोड़ा मैच करता है कि चीज़ें हैं। और एक दूसरा कंसेप्ट भी है कि हम लोग लाइक भगवान को जस्ट इंजॉय करना था। जैसे हम मूवी देखते हैं तो हम लोगों ने मूवी बनाई इंजॉयमेंट के लिए, तो भगवान ने ये संसार बनाया कि वो थोड़ा इंजॉय कर पाए। और ऐसे बहुत सारे संसार है कि एक स्टोरी आती है, भगवान पूछते हैं, कोई प्रश्न पूछता है तो ब्रह्मा जी बुलाते हैं, ब्रह्मा जी को बुलाया होता है, ब्रह्मा जी पूछते हैं कौन से ब्रह्मा को बुलाया, गेट पे पूछते हैं कौन से ब्रह्मा को बुलाया, मतलब भगवान ब्रह्मा को बुलाते कि चलो तुम मेरे महल में आना आज 8 बजे। तो वो गेट पे जाते, तो गेट पे बोलते कौन से ब्रह्मा है, कौन से लोग से हो, तो बोले मैं एक ही ब्रह्मा हूँ, एकमात्र ब्रह्मा हूँ। तो नहीं, बहुत सारे ब्रह्मा की लाइन खड़ी कर देते, तो पता चलता है कि नहीं, एक यूनिवर्स नहीं है ऐसा पृथ्वी जैसा, और बहुत सारे यूनिवर्स है और भगवान उसके टॉप पे है। तो ये कंसेप्ट है हमारे शास्त्रों के अंदर भी, और ऐसे ही शायद कंसेप्ट क्रिश्चियनिटी के अंदर भी है। अभी जर्मन क्या बोलते हैं प्रोड्यूसर्स ने एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज बनाई है, आई थिंक सो 1899 नाम है उसका। 1899, हाँ। ओके। अमेजिंग मूवी। किस पे है पता है? हमारे उपनिषदों के ऊपर। अच्छा, उपनिषदों के ऊपर बेस है, उसका कुछ यूज नहीं किया उधर से, मतलब सिर्फ कॉन्सेप्ट लिया गया है। तो
बहुत अमेजिंग सीरीज है, वो भी आपको मैं सजेस्ट करूँगा, देखो। मैं देखूंगा। तो अब टॉपिक चेंज करते हैं, आपकी लव लाइफ के ऊपर क्या है? अभी तो लव लाइफ कुछ है नहीं, मतलब यही देखा कि अभी अलग अलग चीजें चलती है लोगों की। मतलब ये एक वर्ड है लव, हम्म उसके ऊपर आपका क्या कहना है? अब लव, जब सिर्फ लव वर्ड वर्ड की बात करते हैं यार, हम्म। हम जब बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें, मतलब लोगों लोगों के माइंड में एक ही चीज आती है, पर उसके साथ बहुत सारी चीजें खुल जाती है। लव फॉर पीपल, लव फॉर पेरेंट्स, लव फॉर द गर्ल विच यू लाइक, यू हैव अ सम इमोशन फॉर हर, लाइक अट्रैक्शन है, तो उसके लिए ये वर्ड यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए लव ओपन हो जाता है, एनिमल के लिए। बट ओवरऑल अगर हम बात करें कि हमारे लाइफ में कोई हो, तो यस, हम लोग थोड़े मिडिल क्लास टाइप के लोग होते हैं, तो ज़्यादातर अभी देखा जाता है कि जो गर्ल्स हैं उनको थोड़े फाइनेंशियली बहुत अच्छे घर के लड़के पसंद आते हैं, उनको सब ऐसा बहुत सारी क्यों चीज़ें है? चाहिए। देखो उसमें एक उसमें भी मैंने एक सीरीज़ देखी थी, एक उसमें ये बताते हैं कि गर्ल्स के अंदर एक इंटेंसिटी होती है, मतलब ये शायद व्यूअर्स को शायद हर्ट करे, आई डोंट नो, बट एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि वुमेन्स और जो मेंस, जो हम पहले की बात करें तो वुमेन्स वर डूइंग सम घर का काम, और अब बाहर ज़्यादा नहीं निकलते थे, वो आइसोलेशन में रहते थे। तो वो, तो जब भी एक्चुअली क्या होता है कि अभी तो हम प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं, जब भी तब ऐसा नहीं था। तब जैसे कि जब जैसे एनिमल्स के अंदर जैसा होता है कि देखा और दे हैड सेक्सुअल थिंग्स एंड दे गेट 9 मंथ्स के बाद या 8 मंथ्स के बाद बर्थ होता है। सो दैट टाइम वुमन वर डिपेंड ऑन द मैन, तो वुमन ऑलवेज थिंक कि मुझे ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्सन चाहिए जो सब कुछ संभाल ले। तो उस टाइम पे क्या स्ट्रॉन्गनेस स्ट्रेंथ होती थी, जो फिजिकली स्ट्रांग हो, फिजिकल जो जिसका ऑरा अच्छा हो, कि जो सबके सामने एक लीडर की तरह पेश आ पाए, तो वुमेन्स लुक फॉर दैट काइंड ऑफ मैन। तो ये चीज़ धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होती गई, और धीरे धीरे ये स्ट्रेंथ से मनी स्ट्रेंथ में आने लगी। आप राजाशाही के टाइम पे देखो, आज़ादी के टाइम पे देखो, तो धीरे धीरे, और कल्चर भी होने लगा बॉलीवुड की वजह से, सब की वजह से, कि बॉलीवुड के अंदर जो सब कुछ जो चीज़ें होती है, सब कुछ सबके पास फाइनेंशियली वो स्टेबल होते हैं। लाइफ में 50 तरह की प्रॉब्लम हो, पर फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, फैमिली का सब कुछ होता है। तो दैट उनके माइंड में ये पिक्चर बन चुका है कि यार गाड़ी होना चाहिए, बाइक होना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए। मेरे को तो ये एक पिक्चर समझ बन में नहीं चुका है। आता कि एक लड़की है, सोचो, उसको फाइनेंशियली स्टेबल पति चाहिए, हाँ, ठीक है, क्योंकि उसके माइंड में वो चीज़ है। दे दिया उसको फाइनेंशियली स्टेबल पति, तो वो क्या करता होगा? मतलब 70% इंडियंस जॉब करते हैं, यस, ठीक है, तो या तो मानो कि 70% जॉब करते हैं, या तो बाकी के छोटे मोटे एंटरप्रेन्योर्स है जो धंधा चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, लारी चलाते हैं, पर ठीक गला है, चलाते हैं। उसका भी बोलता हूँ, जॉब करते हैं या तो फिर धंधा चलाते हैं, ठीक है। अभी आगे जाके उसका धंधा शायद बंद पड़ गया, या तो फिर जॉब उसको छोड़ने का मन पड़ गया, या तो फिर कोई से लड़ाई हो गई, जॉब छूट गया, फिर जॉब रिसेशन आ छूट गया, गई। रिसेशन आ गया, कुछ भी हो सकता है। फिर अभी की जो मॉडर्न लड़कियां हैं, काफी ज्यादा लड़कियां सपोर्ट नहीं करती, लाइक वो उनके ऊपर है, लाइक वो कैसे सोचती है, वो कैसे कैटर करती है। मतलब आज के टाइम पे लोग इंडिपेंडेंट वुमेन्स है, हाँ, इंडिपेंडेंट वुमेन्स हाँ, की तो बट बात ही स्टिल अलग दे है। वांट कि उनका जो पार्टनर है उनसे इक्वल या फिर उनसे ज़्यादा कमाता हो, लाइक। एंड उसका रीज़न मैंने ये बताया कि उनको पता है कि जैसे ही वो किसी मेल के साथ कनेक्ट में आएंगी, सो दे हैव गिव अप बर्थ टू चाइल्ड, तो उसका कोई प्रोटेक्ट कर पाए, सो दे वांट प्रोटेक्टर। तो उस वजह से उनका सबकॉन्शियस ही कहता है कि दे वांट ऑल दिस लग्जरीज। तो वो बॉलीवुड के थ्रू आए कि जो जिसके पास अभी जो स्ट्रेंथ क्या है, जिसके पास घर है, गाड़ी है, पैसा है, ही हैज़ द रियल पावर। आपके पास आज के टाइम पे बॉडी है या पैसा है, विच इज़ द बेस्ट? आपने बात करी पैसे की, आपने बात करी बच्चे, बच्चे के ऊपर आपका क्या विचार है? करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? देखो, एज अ ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाने के लिए बच्चा तो करना चाहिए। एंड कितने बच्चे? जितनी आपकी इनकम हो, या फिर जितना आप अफोर्ड कर पाए। मतलब आप ऐसा कहना चाह रहे हैं
कि भाई कोई 1 करोड़ रुपए कमा रहा हो तो उसको बच्चे करते ही रहने चाहिए। नहीं देखो, इसमें 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 भी एक लॉजिकल चीज़ है कि आज के टाइम पे तुम देखोगे तो रशिया के अंदर, चाइना के अंदर और बहुत सारी कंट्रीज के अंदर लोग, गवर्नमेंट बच्चे करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है वहाँ की गवर्नमेंट को। चाइना और तो नहीं कर रही है। नहीं, स्टिल दे आर ऑल्सो ट्राइंग, क्योंकि क्या हो रहा है कि हमारे इंडिया, पाकिस्तान, जो हमारे आजू बाजू की जो कंट्रीज है और इंडिया स्पेशली, वो यंगेस्ट नेशन है। क्यों यंगेस्ट नेशन क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ कुछ रेगुलेशन नहीं है कि आपके जिसको जितने बच्चे करने करो। बाकी के कंट्रीज के अंदर ऐसे रेगुलेशन थे कि आपके घर में 1 या 2 बच्चे के अलावा नहीं होना चाहिए। तो आपको देखो चाइना के अंदर 1 चाइल्ड पॉलिसी है। तो वहाँ पे माइंडसेट कैसा है पता है? बच्चों को बहुत सेल्फिशनेस है। हमारे यहाँ बहुत गिविंगनेस है। हमारे घर पे भी कोई मेहमान आ जाए अनजान, हम उसको भी पानी पिला देते हैं, अनजान को भी पानी पिला देते हैं, मेहमान को भी हम 10 दिन रुका देते हैं। बाहर ऐसा नहीं है, वहाँ के लोग में सेल्फिशनेस है, दिखती है। रिसेंटली मैं पॉडकास्ट सुन रहा था, कल पे करके, उनको मॉडर्न स्टीव जॉब्स भी कुछ लोग बोल रहे हैं, क्योंकि द नथिंग करके फ़ोन है उन्होंने बनाया है, नथिंग फोन। या सो, और उन काफ़ी विजनरी है। तो उन्होंने ये बोला कि यार चाइना के अंदर जो अपब्रिंगिंग है ना बच्चों की, वो थोड़ी सेल्फिशनेस की तरफ है। और स्टिल ये देखोगे, मैं काफ़ी थोड़ा वृंदावन ये सब घुमा हुआ, मैंने काफ़ी फॉरेनर्स से बात की है, दे ऑल्सो बिलीव कि इट शुड नॉट बी काइंड ऑफ द थिंग। मतलब ऐसा शास्त्रों में ऐसा बोला जाता है कि आपको सेक्स तभी करना है जब आपको बच्चा करना है। तो आपको जब मन हुआ, या दैट शुड यू हैव टू कंट्रोल ऑन योर सेंसेस। एंड जब भी आप थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल जाओ, तो यू हैव टू रिस्पॉन्सिबल फॉर योर चाइल्ड। तो आपने अगर कुछ कर्म किया, उसका फल मिलेगा। दैट इज अ थिंग। तो ये चीज़ है। बाकी ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक पीरियड के साथ बच्चे लोगों को करने चाहिए। दैट शुड राइट। तो हमने बात की आपके चाइल्डहुड की, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग जब मिले 11th क्लास सेकंड से, ठीक है। तो कैसा लगा आपको? लाइक तब ऐसा था कि मैं थोड़ा, मतलब एक तो मेरा जो स्कूल से था, मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट था, मतलब, और मतलब नई जगह थी। तो मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड था वो पूरा अलग था इस स्कूल से। तो थोड़े सब लोग रिच टाइप के लोग थे। तो इंट्रोवर्ट थे? मैं इंट्रोवर्ट बन गया था यहाँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था इनसे बात कैसे करूँ, बिकॉज ऑफ द उनकी चीज़ों के लिए। तो आई वॉज इनसिक्योर कि यार मैं तो इतना इनके जैसा पैसे वाला नहीं हूँ। मुझे थोड़ा अपने आप में एक डिफरेंस महसूस करता था कि मैं और ये लोग अलग हैं, कुछ जो डिफरेंस महसूस होता था। तो मैं थोड़ा सहमा सा रहता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं इंजॉय नहीं कर रहा था उस प्लेस को, कॉलेज स्कूल को स्पेशली। तो फिर आपने 10th के बाद वो स्कूल छोड़ क्यों दी, जो आप वो हॉस्टल में रह रहे थे? वहाँ पे एक मतलब वही था कि पेरेंट्स ने बोला कि चलो थोड़ा आप घर पे रहो और थोड़ी अलग चीज़ें करो। अच्छा, ठीक है। तो मतलब आपको 11th 12th उधर, मैं पूरे सेल्फ डाउट में रहता था आपके साथ। हाँ, तो जैसे मैं 12th ख़त्म हुआ और फिर चीज़ें मुझे थोड़ी समझ में आने लगी कि देयर इज़ नो डिफरेंस। मैं थोड़ा इंटरनेट एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, बिकॉज एज आई सेड कि वी आर नॉट सो मच रिच। तो घर पे मेरे पास फ़ोन नहीं था, लाइक। तो 12th के बाद जो फ़ोन आया, उसके बाद चीज़ें एक्सप्लोर करनी स्टार्ट करी। एंड मैं बचपन से ही मतलब स्टेज परफॉर्मेंस ये सब बहुत ज़्यादा करता था। तो दैट वाज मेरे अंदर था कि वो कॉन्फिडेंस तो था। जब मैं कॉलेज में गया ना फर्स्ट ईयर में, तो आज आप फर्स्ट ईयर कॉलेज में जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती है कॉलेज के अंदर। सिर्फ पढ़ाई लिखाई के अलावा इवेंट्स है कॉलेज के अंदर, क्लब्स है। तो अब मैं उस सब में पार्टिसिपेट करने लगा और मैंने अपना एक नया इमेज क्रिएट करी, मतलब वहाँ पे। तो वो इमेज क्रिएट करी जो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करी। मैंने सारी सोसाइटी के अंदर पार्ट्स लेना स्टार्ट कर दिया, इवेंट्स करवाना स्टार्ट कर दिया। मैंने पढ़ाई के अंदर भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोकस लगाया अपना। तो मैं पढ़ाई भी अच्छे से करने लगा, तो रिजल्ट्स भी अच्छे आने लगे, तो स्टडी वाइज भी कॉन्फिडेंस बनने लगा। और वहाँ पे कैसा था कि जब 11th 12th में थे तो अपने गुजराती मीडियम में थे, तो सारे बच्चे गुजराती ही बोलते थे। एंड वन ऑफ द डिफरेंस कि मैं मराठी था, तो एक्चुअली मैं गुजराती तो बोल सकता हूँ और बोल पाता हूँ, पर मेरे घर पे तो लोग मराठी बोलते हैं। तो थोड़ा एक डिफरेंस था कि हमारी थिंकिंग और लोगों की थिंकिंग में सब कुछ। इवन तुम खाने की बात करो तो जो गुजराती लोग हैं, खाने में हर चीज़ में तुम्हें चीनी दिखती है या गुड़ दिखता है, गुड़ या चीनी दिखती है, स्वीट होता है। हमारा खाना में डिफरेंस है, तो थॉट प्रोसेस वाइज सब कुछ डिफरेंस था। बट जैसे कॉलेज में गए ना, तो हर टाइप के लोग थे। सब इंग्लिश मीडियम से थे, तो कोई यूपी से था, सूरत से थे, तो कोई यूपी से आया था, कोई वेस्ट बंगाल से था। मिक्स
टाइप के लोग थे, सब मिक्स टाइप के लोग मिले, और कॉमन लैंग्वेज वाज इंग्लिश एंड हिंदी। तो लोगों के साथ आप कम्युनिकेशन कैसे करते हो? हिंदी और इंग्लिश में। तो जैसे आप कम्युनिकेशन हिंदी और इंग्लिश में करते हो, आप थोड़े बैरियर कम कर देते हो। एक आपका परसेप्शन होता है लोगों के बारे में, वो थोड़ा चेंज कर देते हो। आप परसेप्शन ऐड ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पहले तो सोचना पड़ता है मैं इसके साथ हिंदी में ऐसे ऐसे बोलूँ। तो वो सारा अलग होने लगा। और वहाँ पे थोड़े मेरे टाइप के फाइनेंशियल लेवल के लोग थे। और मैंने अपना जो फाइनेंशियल का जो स्टेटस था उसको भी थोड़ा चेंज करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने थोड़ा परसेप्शन थोड़ा अपना बदला था, और कॉन्फिडेंस अच्छा हुआ, लोगों से बातचीत दोस्ती अच्छी होने लगी। और 1.5-2 साल ऐसे मस्त निकल गए। मैंने उसके सेकेंड ईयर में आके मैंने ना बहुत सारे इवेंट्स में जाना स्टार्ट कर दिया, ऑफलाइन इवेंट्स में, IIT बॉम्बे के इवेंट्स में, पुणे के इवेंट्स में। तो जो मेरा जो कॉलेज था वो गुजरात के एंड पे है, तो वहाँ पे 2 स्टेट्स कनेक्ट होते हैं, एक तो मध्य प्रदेश एंड एक राजस्थान। तो मैंने MP के 2-3 कॉलेज में गया, जैसे एक IIT है MP के अंदर, उसमें गया, इवेंट्स में गया। तो फिर आप काफी लोगों से मिलने को मिला। हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे कौन सा कॉलेज था? तो मेरा एक बहुत सिंपल सा Tier 3 लेवल का कॉलेज था, वो था गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज दाहोद। तो GTU दाहोद। हाँ, ठीक है। तो आपके कॉलेज की कुछ मेमोरीज हमारे साथ शेयर कीजिए। मतलब बेस्ट मेमोरीज तो यही थी कि यार मैंने इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। लोगों से पर्सनली लेवल पे कम्युनिकेशन करना स्टार्ट किया। मतलब क्लास में आपने कुछ नहीं सीखा? क्लास में तो क्या होता है, थियोरेटिकल चीज़ें होती है। हाँ, पर एक चीज़ सीखी कि आप कैसे अपने आप को, शायद वो सब्जेक्ट नहीं पसंद या सर नहीं पसंद, फिर भी आप अपने आप को कैसे कंट्रोल करके आप बैठ सकते हो। वो एक बड़ी स्किल है। मन में कुछ भी चल रहा हो। हाँ, और कभी कभी मन में भी चलाना नहीं होता, क्योंकि सर की बातों के ऊपर फोकस करना ही पड़ता है, क्योंकि वो पूछेगा। एक्चुअली हमारे में सर पूछते थे, चल बता क्या है। पूछते थे आप? हाँ, तो उस चीज को भी संभालना पड़ता है। तो वो एक चीज थी। हमारे में तो पूछते थे, हम आंसर नहीं देते थे, सर बोलते थे चले जाओ। तो आपका प्राइवेट कॉलेज था ना? हम बाहर जाके कैंटीन में खाना खा रहे हैं 1 घंटा तक, फिर बाद में फिर से आते हैं, सर अटेंडेंस तो देनी पड़ेगी आपको। ऐसे भी अटेंडेंस मिल जाती थी कभी कभी। तो हमारा थोड़ा ऐसा नहीं था, मतलब कुछ सर से जो उसके मामले में थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना थोड़ा पड़ता था। कोई सर के साथ दोस्ती हुई है आपकी? हाँ, मेरी ना मेरे डिपार्टमेंट के 3 सर के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। इवन आज भी उनसे बातचीत होती रहती है। मतलब तो बॉन्डिंग, मतलब दोस्ती तो नहीं बोल सकते, बट ऐसा था कि हम लोग भी बाहर से आए थे और सर लोग भी बाहर से आए थे। तो हम लोग भी वही जगह पे खाना खाते थे जो जहाँ पे वो खाते थे। कभी कभी तो वहाँ पे मिलना होता था, सिटी में मिलना होता था। तो सर भी अंडरस्टैंड करते थे, और सर इतने बड़े नहीं है हमसे, मतलब दे आर लाइक कि उन्होंने 5-6 साल पहले ही अपना ग्रेजुएशन खत्म किया था, तो 2-3 साल की मास्टर किया। हाँ, तो उनके साथ थोड़ी बॉन्डिंग अच्छी थी। तो दैट वाज लाइक अच्छा था, मतलब उनसे कम्युनिकेशन गैप इतना नहीं था। हाँ, मतलब फ्रेंड ही बोल दो। टिपिकल जैसे नहीं कॉलेजेस में होता है कि बहुत प्रोफेसर बहुत बूढ़े हैं, तो बहुत ज्यादा जनरेशन गैप हो गया वो। और अपने मतलब भाई जैसे सर को वो सर ऐसा बोल के बोल सकते हैं। हाँ, बाहर कर सकते हैं, मतलब डेफिनेटली यू कैन डू दैट। कॉलेज के अंदर नहीं? नहीं, हम तो करते थे यार। ओ सर यहाँ सर आप भी जाते हैं, कैसी चल रही है लाइफ, ऐसा करके बोलते थे। बाहर ये चीजें हो सकती थी, बट क्या होता है, थोड़ा डिसिप्लिन एक माहौल बन के रहता है ना कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में हो। हाँ। तो एक सर का एक खुद का एक होता है कि वो चीज है, बट या बाहर होती थी, बाहर मतलब। पर हम भी थोड़ी ना डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं सर को सिर्फ हम बुला रहे हो सर। हाँ, यहाँ हो तो लाइक बाकी के स्टूडेंट्स को भी हमारे थ्रू पता लग रहा है ना कि ये सर थोड़े फ्रेंडली है। हाँ, अच्छे है सर। तो कोई ऐसे सर हो उसको आप ऐसा फ्रेंडली समझते हो, तो फिर हमको उसका सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगने लगता है। आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, ऑब्वियसली इसलिए तो मैंने बोला कि जो मुझे एक अलग लेवल पे यही हेल्प मिली कि जो हमारे सर का जो नेचर था काफी फ्रेंडली था। इवन सर व्हाट्सएप नंबर भी दे देते थे, व्हाट्सएप पे चीजें भेजते थे। वो तो देना ही पड़ेगा। हाँ, किसी भी। नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं होता। मतलब क्या होता है कि हमारे कॉलेज में ऐसा था कि गूगल शीट वाला सिस्टम या फिर ये गूगल क्लासरूम, ये सब सिस्टम लगा के रखा था। आपके कॉलेज में व्हाट्सएप ग्रुप नहीं था अपना, जो मतलब कॉलेज का ऑफिशियल ग्रुप था, पर आप पर्सनली भी सर से बात करते थे। और वो लाइक दे आर हम्बल कि वो दे भी देते हैं चीजें। तो वो एक, और आफ्टर लॉकडाउन ये काफी चीज बढ़ गई, फ्रेंडलीनेस और ज्यादा बढ़ गई सर लोगों के साथ, क्योंकि दैट वाज अ न्यू थिंग फॉर देम आल्सो।
और हमारे लिए भी नया था, तो ये काफ़ी अनोखी चीज़ हुई। आप शायद मना कर सकते हैं हम्म ये सवाल पे। हम्म कॉलेज में आपको किसी के साथ लव लाइफ आपने बनाई है? हाँ बनाई है, यस बनाई है। ओके। और दैट वाज तो अ वेरी टर्निंग पॉइंट। उस उसने आपके लाइफ में क्या चेंजेस किया? एक तो ब्लाइंडली किसी के लिए भी आप इतना ज़्यादा अपनी अपनी एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा आप क्रॉस करते हो ना तो आपको एक्सपेक्टेशन होने लग जाती है। जैसे कि अगर आप रास्ते से जा रहे हो और बीच में पाव पाव भाजी की दुकान पड़ती है, मैं आपको बोलूँगा 50 रुपये की पाव भाजी पार्सल कर लेना, दैट इज नॉट अ बिग डील, यू कैन डू दैट। पर यार अगर मैं आपको बोलूँ आप इस जगह पे जा रहे हो पर आप 2-3 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाओगे मेरे लिए पाव भाजी लेके आओगे, तो अच्छा। दैट इज़ अ थिंग। तो आप लव लाइफ में ऐसी चीज़ें करने लग जाते हो सामने वाले पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा, तो आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है और सामने वाला आप इतना कुछ कर नहीं रहा ना, तो वो दे सकता है कुछ। एंड आई वॉज ऑन द लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, तो कुछ चीज़ें हुई जो हर्ट किया, तो यही चीज़ सीखी कि कुछ ज़्यादा मत करो चीज़ें। आपके फर्स्ट ब्रेकअप के बारे में बताइए। एंड दैट वाज द फर्स्ट ब्रेकअप। क्यों हुआ? यही था ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वाज अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। मतलब आपके साथ ये हुआ है कि आप बहुत ज्यादा एफर्ट दे रहे हो, हाँ लेकिन वो सामने से नहीं दे रही नहीं, है वो एफर्ट। सामने से एफर्ट नहीं दे रही क्योंकि उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है ना। हाँ। हाँ हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है। हाँ। एंड ये हम होता है कि लड़के साहब। नहीं, ऑप्शन की बात ये होती है कि आप सामने वाले की वैल्यू कितनी करते हो, लाइक ये चीज़ होती है। अच्छा। तो ये चीज़ थी। तो आपने बीच में बात की एक्सपेक्टेशन। हम्म तो हमको अपने किसी भी दोस्त पे, हम्म लव लाइफ की बात नहीं कर रहा मैं, हम्म ठीक है, किसी भी दोस्त पे, लड़का हो या लड़की हो, एक्सपेक्ट करना चाहिए? मुझे लगता है कि हमें थोड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए लोगों से। क्यों पता है? क्योंकि जब हम एक्सपेक्ट रखते अगर वैसा ना हो ना तो हम हर्ट होंगे, उससे अच्छा रखो ही मत। तो एक्सपेक्टेशन कब बनती है? जब हम हमारे कंफर्ट जोन के बाहर जाके काम करते हैं और कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली बनने लग जाती है कि ये तो मेरा ही है, ये तो मेरे लिए अवेलेबल है। और जब आप कंफर्ट जोन के बाहर काम करने लग जाते हो, सामने वाले को नहीं पता है कि आप कंफर्ट जोन के बाहर जाके कोई काम कर रहे हो, समझ रहे हो? मतलब मेरा ऐसा है कि मैं मोस्टली 12 बजे तक सो ही जाता हूँ, मेरे लिए मैक्सिमम लिमिट है 12 बजे तक जगना। और मेरा किसी दोस्त है जो 2 बजे तक इजीली जगता है, तो मुझे 12 बजे कॉल करेगा, 12:30 बजे कॉल करेगा, तो उसके लिए वो नॉर्मल है, वो मेरे से बात कर सकता है। बट आई वॉज ट्राइंग टू पुश माई सेल्फ कि मैं उसके लिए 12:30 बजे तक जग रहा हूँ, तो वो मेरी कंफर्ट जोन में एक्सटेंड कर रहा हूँ, पर उसको वो वैल्यू नहीं तो करेगा। वो बंदा आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप जगो सिर्फ उससे बात करने के लिए, और आप वो नहीं कर पा रहे हो, तो वो हर्ट होएगा। हाँ, और जब वो हर्ट होगा अगर आपने मना कर दिया तो, या फिर नॉर्मली बात खत्म कर सकते हैं। पर अगर आप जगने लग जाओ और आपको तकलीफ हो रही है और कल को उसको तो पता नहीं है, उसको तो कुछ पता नहीं है ना यार, उसको तो लग रहा है कि ये तो जग रहा है। पर जब आपको लगे कि यार कुछ आपको ऐसा हैवी लेवल की हेल्प चाहिए, क्योंकि आपको तो लगता था कि मैं साल 1 महीने से उसके लिए इतना एफर्ट कर रहा हूँ, तो आपके मन में एक इल्यूजनरी एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो गई कि मैं उसके लिए इतना एफर्ट कर रहा हूँ तो वो भी मेरे लिए करे। और सामने वाले के लिए वो शायद वो काम पॉसिबल ही नहीं था, और उसके हिसाब से शायद वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपको लगता था। क्योंकि आप उसके लिए एफर्ट कर रहे, 12:30 बजे तक जग रहे हो, तो आपके लिए आपने तो बहुत ज़्यादा उसके लिए स्पेशलिटी बना दी। उसके लिए तो कुछ नॉर्मल बात है क्योंकि वो तो 2 बजे तक जगता है। तो आपने अपने माइंड में उसके लिए इल्यूजनरी इंपॉर्टेंस बना दी, आपके लिए वो पर्सन इंपॉर्टेंट बन गया कि उसके लिए आप हो इम्पोर्टेंट नहीं। तो आपकी एक्सपेक्टेशन, यही एक्सपेक्टेशन की प्रॉब्लम। हाँ। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा, आपने बीच में बात की कि हम इवेंट पे जाते थे, तो अभी नियरेस्ट में कोई बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ हो आपके लाइफ में, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो रिसेंटली मैं थोड़े टाइम पहले स्पॉटिफाई के इवेंट में गया था, स्पॉटिफाई क्रिएटर्स डे। तो ये भी यही हुआ कि आपने मुझे नहीं बुलाया था। एक्चुअली हम लोग बहुत क्लोज फ्रेंड है, पर बहुत दिनों से आप मेरे साथ बात ही नहीं कर रहे थे, और ये भूल गया था हम भी क्रिएटर और आप कंटेंट कुछ डालते नहीं हो,
शेयर नहीं करते हो अपना कंटेंट। तो ये अपना कंटेंट लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, लोगों को पता Okay. चलना चाहिए कि आप कंटेंट बनाते हो। हम्म, तो मुझे आइडिया ही नहीं था। तो क्या हुआ कि मैं इवेंट्स में जाता रहता था, तो एक पर्सन मेरे साथ फ्रेंड्स हो गए और मैं उसी के थ्रू मैंने इंटर्नशिप ली थी। तो हम्म, वहाँ पे एक मैनेजर थे, उनका एक फ्रेंड था जो स्पॉटिफाई का इवेंट होस्ट करवा रहा था और उनको पता था कि मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे रेफर कर दिया। वो मुझे जानता है कि यार अक्षत बहुत ज़्यादा पैशनेट है ये सब के लिए, क्योंकि मैं मेरा कंटेंट छोटा से छोटा उन सबको शेयर करता था। हम्म, तो उन्होंने मुझे इवेंट का पास भेज दिया। मुझे नहीं पता था इतना बड़ा इवेंट है, मुझे लगा सिर्फ गेस्ट स्पीकर में अंकुर वारिकू है और 2-4 लोग थे। अपने जाकिर खान थे। जाकिर खान थे। हाँ, जाकिर खान थे। तो ऐसे 2-4 लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग लोग थे। तो मुझे लगा इवेंट तो अच्छा है, पर मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं थी कि बहुत ज़्यादा। मुझे सिर्फ स्पीकर्स के बारे में आइडिया था, मैं ऐसे इवेंट में गया नहीं था। ये स्पेशली क्रिएटर्स डे था स्पॉटिफाई का। तो मैं गया और सडनली तो मैं कपड़े अच्छे पहन के सब खरीद के गया, अपने बजट ऊपर नीचे करके। तो एक्चुअली ये बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी इवेंट था। तो जैसे ही इसमें एंटर किया ना मैं, तो मुझे स्टार्टिंग में ही निशान चाहर मिल गया। मैं उसके वो भी एक डेवलपर है, माइक्रोसॉफ्ट में डेवलपमेंट का काम करता है। तो मैं उसको मिला, मतलब सडनली मैंने उसको देखा, ओह माय गॉड ये है यहाँ पे। तो धीरे धीरे जब अंदर एंटर हुआ तो काफ़ी सब मतलब लोग थे, जैसे मैं अपनी जैसी ड्रेसिंग है सबकी, अपने से सबको 10x ड्रेसिंग है सबके, नाइकी पूमा अच्छे अच्छे ब्रांड के जूते पहने हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, आईफोन सबने लेके बैठ रहे हैं। मैं एंटर किया, मैंने स्पॉटिफाई का जो वैसे बनाया था लोगो वाला सिस्टम, सब लोग वहाँ पे फ़ोटो खींचते हैं, मैंने अपना एक फ़ोटो खींचा स्टोरी डालने के लिए। तो वहाँ पे एक लड़की है बहुत सुंदर अच्छे कपड़ों में, उसने मेरे को अपना फ़ोन दिया, कैन यू टेक अ पिक्चर फॉर मी, या श्योर। तो मैंने उसका फ़ोन लिया, आईफोन उसका। भाग मुझे गया। तब तो नॉर्मल ही लगा। उसका फ़ोटो क्लिक किया, उसको दे दिया। फिर और 2 लोग आए, उन्होंने मुझे दिया। सबके पास सब आईफोन है और मैं अपना फ़ोन, मेरे हाथ में एमआई का फ़ोन। मैंने सोचा धत तेरे की, मतलब सबको मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस वहाँ पे डल होने लग गया कि सबके पास आईफोन है, सबके अच्छे कपड़े हैं, सबके एकदम ड्रेसिंग हेयर कट सब कुछ एकदम सही करके आए थे, सब लोग मेकअप पार्लर जाके आए थे। मैं तो डायरेक्ट ट्रेन से उतरा अरे गुजरात आप से महाराष्ट्र। मटेरियलिस्टिक चीजों में हाँ, क्यों? लाइक मैं मटेरियलिस्टिक नहीं हूँ, पर सडनली मैंने ऐसी चीज़ देखी ना, मैंने नहीं देखा है सडनली इतना ज़्यादा, तो मेरा माइंड से थोड़ा हिल गया, थोड़ा मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस वहाँ पे डाउन हो गया। ओके, दैट वाज द स्टार्ट। पर फिर स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे इवेंट स्टार्ट हुआ, स्पीकर्स ने अपनी चीज़ें बोली। उसके बाद बाकी क्रिएटर्स से मैंने बात करना, 1-2 लोगों नॉर्मल लोगों से, बाकी सारे नॉर्मल लोग भी आए थे वहाँ पे, तो उनसे बात करना स्टार्ट किया, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ सबके साथ बात करके। फिर क्या हुआ, फिर अंकुर वारिको का स्पीच था, वहाँ पे स्टार्ट हुई बातचीत और मैं एकदम आगे बैठा था। तो मैंने अपना क्वेश्चन पूछा एंड दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और हमारी वहाँ पे कन्वर्सेशन हुई स्पीच के अंदर ही सर के साथ। तो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और उसके बाद जब थोड़े बाहर निकले ना, तो सब लोग मेरे से बात करने लगे, और उसमें से कुछ क्रिएटर्स थे और उनके उनके आप यकीन नहीं करोगे, उनके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं 3 लाख 4 लाख। वो कुछ मुजरा नहीं करते, उनका फाइनेंस के अंदर कंटेंट है या फिर एक एजुकेशनल लेवल पर का कंटेंट है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। वो उसमें इतने सब्सक्राइबर लाना बहुत बड़ी बात है। तो वो लोग मेरे से बात करने लगे और फिर मेरे को लगा यार कुछ तो है यार अपने में बात, तो अपने में अंदर एनर्जी तो है, वो चीज़ मेरे को रियलाइज़ हुई। तो वहाँ पे और कॉन्फिडेंस बढ़ गया अभी अपना। तो मुझे, मेरे पास कौन सा फ़ोन है, मेरे कपड़े कैसे हैं, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर अंकुर वारिकू सर बाहर गए, तो वहाँ से उनके साथ फ़ोटो वोटो खींचा, उनसे बात की और 2-4 क्रिएटर से बात करी मैंने। इवन मैं मिथपैट, आपकी गेमर इंडस्ट्री के क्रिएटर हैं, उनसे बात की। अब मुझे नहीं पता था कि वो एक बहुत बड़े यूट्यूबर है, मैंने कभी उनको देखा नहीं था। बड़े लंबे हैं ना? और बहुत बड़े लंबे हैं, उनकी हाइट भी बहुत ज़्यादा है, 6'7" है। हाँ, दैट वाज अननेचुरल थिंग। उनसे बात ही, मुझे लगा कि ही इज ऑल्सो काइंड ऑफ द नॉर्मल क्रिएटर होंगे, क्योंकि मैं भी वहाँ पे एक स्टेट में पहुँच गया था कि आई एम ऑल्सो क्रिएटर, क्योंकि मैं उसी लेवल से लोगों से बात कर रहा था। तो उनसे भी बात हुई, तो अभी जस्ट पता चला कि वो इतने बड़े क्रिएटर है। फिर ये खत्म हुआ। मैं होता नंबर ले लेता है। हाँ, भाई नंबर तो दे भाई। तो वहाँ पे यही था। तो बाहर निकले, फिर जी फिर मैं 2-3 खड़ा था क्रिएटर के साथ। फाइनेंस क्रिएटर है, तेजस है, फाइनेंस शरण शरण नहीं था, तेजस नहीं था। तेजस जोशी था। Okay. फिर सीए ट्विंकल थी, बाकी और लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनसे बात कर रहे थे। निशान चाहर था, उससे बात हो रही थी, सबके साथ बात हो रही थी, वो काफ़ी नॉर्मल चिल था सब कुछ।
फिर धीरे धीरे फिर बाहर गए, गेट गेट के पास से अंकुर वारिको सर निकल रहे थे और अंकुर वारिको सर रुके और मेरे साथ बात करे और वाह। 5-6 मिनट का हैवी कन्वर्सेशन था। और तब मैंने महसूस किया कि भाई अंकुर वारिको की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मैंने अंकुर वारिको सर से पूछा कि सर, अंकुर वारिको सर ने अपने स्पीच के अंदर बताया कि वो मंडे को अपने, उनका एक्चुअली तुम्हें पता नहीं होगा पर उनका यूट्यूब पे शॉर्ट चैनल है, हाँ। इंस्टाग्राम पे खुद का अकाउंट है, वहाँ पे वो हर डेली एक वीडियो डालते हैं और हफ्ते के 4 वीडियो यूट्यूब पे डालते हैं और अपनी एड्स चलाते हैं। तो 4 चीज़ें करते हैं, 4 तो 7 दिन के 7 रील, 7 शॉर्ट वीडियो, 4 यूट्यूब वीडियो और 4 एड वीडियो। वो एड भी चेंज करते रहते हैं, वो सब कुछ एक ही दिन को शूट कर लेते हैं। मैंने बोला भाई साहब ये कैसे चमत्कार करते हो भाई आप इतना। तो मैंने बोला कि क्या है, क्या कौन सी चीज़ें करते हो जिसकी वजह से ये कर पाते हो। तो उन्होंने बताया कि स्टार्टिंग में तो सब कुछ 1-2 वीडियो से ही था, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ी। पर उन्होंने ये बताया कि वो अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं और उन्होंने बोला कि तुम भी ये करो। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार वो सुबह 4, सुना होगा तुमने कि सुबह 4 बजे उठ जाते हैं वो, फिर उसके बाद मेडिटेशन करते हैं, फिर वो थोड़ा उसके बाद थोड़ा योगा, एक्सरसाइज, बुक रीडिंग करते हैं। तो ये सब करने की वजह से क्या होता है कि इंसान के अंदर एनर्जी आने, बहुत ज़्यादा एनर्जी आने लग जाती है। सुबह 4 बजे उठने में क्या एनर्जी आती है? नहीं, सुबह 4 बजे उठने में एनर्जी नहीं आती। सुबह 4 बजे उठने के बाद मेडिटेशन करने से, अच्छा। एक्सरसाइज करने से। फिर उन्होंने ऐसा बोला कि यार भाई वो नेगेटिव न्यूज़ कभी कंज्यूम ही नहीं करते, सो वो ओनली कंज्यूम पॉजिटिव थिंग। तो पॉजिटिव चीज़ें ही देखते हैं मतलब। पर इंसान के लाइफ का नियम है ना एक, कि आपकी लाइफ में चढ़ाव भी आएगा, उतार भी आएगा। तो उनकी लाइफ में वो चढ़ा, मतलब नहीं न्यूज़ की बात है, मतलब आप अच्छा अन्य से न्यूज़ नहीं देखते या इंस्टाग्राम पे या शॉर्ट वीडियो के ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। जैसे आजकल सब लोग रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं पूरा दिन, वो चीज़ें वो नहीं करते, टाइम वेस्ट नहीं करते। वो ऐसी चीज़ में अपनी एनर्जी डालते हैं जिसमें उनकी एनर्जी बढ़ पाए। तो अच्छा खाना खाते हैं, लाइक फ्रूट्स, जूस और ये सब चीज़ें पीते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करना हो गया, बुक रीडिंग करते हैं, डेली बुक रीडिंग करते हैं हाफ आवर। और एक शेड्यूल में उनकी लाइफ है। मतलब उन्होंने बोला कि मेरी लाइफ बहुत बोरिंग है अक्षर, सिंपल बोलूँ तुझे। ठीक है। तो दैट वाज अ थिंग। और बाकी सबसे मिला तो बहुत इजी था। मतलब मैं थिंक स्कूल के जो फाउंडर है गणेश, उससे मिला, तो उससे बहुत ज़्यादा बात हो रही थी उससे, मतलब दैट वाज द थिंग। और मैंने एक चीज़ सीखी कि अगर आपको अपने से बड़े लोगों से दोस्ती करनी है और कुछ करना है, उनके साथ कनेक्ट होना है, क्योंकि बड़े लोग आपको क्यों कनेक्ट करेंगे, आप उनको सुनो। तो मैं एक क्वेश्चन पूछूँ या एक पॉइंट ऐड करूँ और गणेश 2-3 मिनट बोले और अपना नॉलेज शेयर करे, तो जब किसी को सुनते हो ना तो वो आपसे ज़्यादा कनेक्ट करता है और वो आपकी वैल्यू करने लग जाता है। तो गणेश से मेरी बात होने लगी इंस्टाग्राम पे। तो आप एक कंट्रोवर्शियल बंदा है, उसका बात करूँगा। एंड्रू टेट को जानते हो आप? या सुना है पर उनका देखा नहीं यार। ओके। तो उन्होंने बीच में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी, आपको मैं वो बताता हूँ कि उनको उनके पास बुगाटी है, ठीक है। बुगाटी कार 7-8 करोड़ की होगी, ठीक है। तो उनके पास वो बुगाटी है, तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा कैमरामैन, लाइक जो आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे कार्स और वो सब के लिए बहुत ज़्यादा पेजेस बने हुए हैं या अकाउंट बना हुआ है कि इधर कैसी कैसी कार्स है, कैसी कैसी कार्स है, ठीक है। तो वो फोटो खींचता था, ठीक है। वो एंड्रू टेट ने उसको पूछा कि भाई क्यों करता है ये, इसे क्या मिलता है, मतलब इसे तो अच्छा काम ही कर ले, ठीक है। उसने बोला कि कार्स के फोटोज खींचना तो ठीक है, छोड़ भी दूं, लेकिन कार्स के फोटो खींचने से मेरे को क्या फायदा हो रहा है। बड़ी बड़ी कार्स, ठीक है, मर्सिडीज, BMW, उसके नीचे नहीं जाते वो लोग। तो मर्सिडीज, BMW के कार्स के फोटो खींचने से क्या फायदा हो रहा है उसको। वो सारी कार्स के ओनर को मिलता है, इम्पोर्टेंट पीपल को मिलता है वो, तो उसके अंदर भी वो इम्पोर्टेंट वाली एनर्जी आती है। यस डेफिनेटली। तो ऐसे भाई उसने बहुत पैसे भी कमा लिए, इम्पोर्टेंट पीपल से मिल भी लिया, टिप्स और ट्रिक्स तो ऐसे समझ लेते हैं। हाँ, छोटा बड़ा काम करने की टिप्स और ट्रिक्स तो लोग दे ही दे देते हैं। हाँ।
तो मतलब उसने उनके साथ कनेक्ट किया, नेटवर्क बनाया। तो मैंने भी ऐसे ऐसे एक पर्सन के साथ नेटवर्क बनाया जिनकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। उनका नाम ब्रिजेश है, और वो मतलब ही इज़ ऑल्सो स्टार्टअप्स उन्होंने काफ़ी किए हैं। उन्होंने अपने एजेंसीज चलाई है, फ्रीलांसर है, अपवर्क से काफ़ी अच्छा अर्न करते हैं। फैमिली उनकी वेल सेटल्ड है, यूएस से दुबई के अंदर रहते हैं। सो ही इज़ अ वेरी गुड फाइनेंशियल, मतलब वो काफ़ी अच्छे हैं। तो वो भी काफ़ी सारी नॉलेज शेयर करते हैं मेरे साथ, और उस चीज़ को मैं अप्लाई भी करता हूँ, उससे मेरी काफ़ी ग्रोथ होती है। तो तो वो क्या आपके लाइक इंस्पिरेशन है? इंस्पिरेशन से ज़्यादा वो मेंटर है, वो मुझे हेल्प करते हैं, Mentor है। मेंटरिंग करते हैं। ओके ओके। हम्म। तो आप ये पर्सन से अभी मिले रिसेंटली? हाँ, मैं रिसेंटली 3-4 दिन पहले उनसे मिला था। ओके। हम्म। तो उनसे मिलके आपने क्या सीखा, देख, उसका थोड़ा सा नॉलेज बता दीजिए। हाँ। पूरा मत बताइए क्योंकि वो थोड़ा आपके लंबा हो लिए सकता है। हाँ। लंबा हो सकता है। हाँ, तो उन्होंने मुझे लाइक वही चीज़ समझाई कि आपकी रियलिटी क्या है, मतलब योर रियलिटी मीन्स आपको आपको क्या करने से जॉय मिलता है। ठीक है। सपोज करो कि मतलब आपको ट्रैवल करना पसंद है, आपको ट्रैवल करने से जॉय मिलता है, और आपको बातें करना पसंद है, या फिर ट्रैवल के अंदर बोलना बहुत ज़्यादा पसंद है, चीज़ों को एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा पसंद है, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझाना बहुत पसंद है, तो आप ट्रैवल ब्लॉगर बन सकते हो। लाइक दैट इज़ योर रियलिटी। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको पसंद नहीं पर आप ज़बरदस्ती करते हो। कुछ बच्चों को पढ़ाई ज़बरदस्ती कराई जाती है। तो व्हाट ही सेइंग कि जो चीज़ में आपको आपकी रियलिटी, मतलब ऐसा अपने एनालिसिस करो अपने आप को कि आपकी क्या क्या पर्सनालिटी ट्रेड्स है, कि आपको बोलना अच्छा लगता है, आपको ट्रैवल अच्छा लगता है, ये चीज़ आपको अच्छी लगती है, आप हार्ड वर्किंग हो, आप ये कर सकते हो, आपको टेक्नोलॉजी समझ में आती है, आपको प्रोग्रामिंग काफ़ी पसंद है, आपको डिज़ाइन समझ में आती है, अच्छा ये चीज़ है। तो इस चीज़ को क्या कनेक्ट करके आप कुछ क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि यार आपको तुमको प्रोग्रामिंग करनी आती है, तुमको डिज़ाइन समझ में आती है, तुम्हें बोलना आता है, तुम्हें वीडियो एडिटिंग आती है, पर उस चीज में मजा नहीं आता। हाँ तो मतलब क्या करना वही तो मैं चीज़ देख, कह रहा हूँ कि मज़ा आना चाहिए। वैसे लिस्ट बनाओ जिसमें आपको मज़ा आता है। एक बात है कि वीडियो बनाने के लिए काफी ज्यादा आपको Effort का। फाइनेंशियल हेल्प लगेगी, और पैसे लगेंगे। ठीक है, छोटा वीडियो तो ठीक है, लेकिन हम ये पॉडकास्ट बना रहे हैं, ठीक है, उसके लिए 2 माइक चाहिए, वो अभी हमारे पास नहीं है। हाँ। ठीक है, उसके तो लिए अच्छा हम कैमरा चाहिए, वो हाँ। अभी हमारे पास नहीं है। हाँ। तो हम उसकी जो मतलब हमको पसंद नहीं है, हाँ। वो चीज से हमको पैसा मिल रहा है, तो हाँ। वो पैसे को इधर डाले। हाँ, तो तो पैसे से ऐसा हो एक सकता और कंसेप्ट है, पैसे से पैसा बनता है। हाँ तो आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट टर्म के लिए पैसे कमा लो, हाँ पैसे से पैसे बनाओ। अब आपके पास एक लिमिटेड पैसे आ गए, उससे पैसे बनाओ। मतलब क्या मतलब हुआ कि आपको ये पसंद है ना, आप ये इसमें पैसे डालो। आप अच्छा कैमरा खरीद लो, अच्छा माइक खरीद लो, वीडियो एडिटर हायर, एडिटिंग नहीं आती एडिटर हायर कर लो, माइक खरीद लो, चीज़ें इन्वेस्ट करो। तो ये होता है पैसे से पैसे बनाने का कंसेप्ट। और हम ऐसे अभी कर रहे हैं तो ऐसे भी कर रहे हैं। अगर हमारी बातों में दम है और लोगों को अच्छा लगता है, तो इस क्वालिटी पे भी लोग देखेंगे वीडियो। हाँ डेफिनेटली। डेफिनेटली। आपको स्पॉटिफाई के ऊपर करना है तो आपको क्या चाहिए, एक सिर्फ माइक चाहिए, क्योंकि स्पॉटिफाई के ऊपर वीडियोस नहीं है तो आपको सिर्फ माइक चाहिए। तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो हमारे माइंडसेट को भी समझना पड़ता है। कंटेंट क्रिएटर है ना, प्लेटफॉर्म सपोज करके टिकटॉक खत्म हो गया, तो एक्चुअल में जो रियल कंटेंट क्रिएटर्स थे ना, जो रियल एक्टर्स थे ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर शिफ्ट हो गए। कंटेंट क्रिएटर कभी खत्म नहीं होता। अब अगर मैं बात को एग्जांपल लूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा की, वो ही वॉज अ मोटिवेशनल स्पीकर, और जो बिजनेस की केस स्टडी और समझाते थे वो ऑफलाइन जाके करते थे। आज वो ऑनलाइन कर रहे हैं। वो कल को यूट्यूब खत्म हो गया ना तो वो वापस ऑफलाइन चालू कर देगा, कुछ ना कुछ चालू कर देगा। कल को उसकी पॉपुलैरिटी 0 भी हो जाए ना तब भी चालू कर देगा। दैट इज द थिंग। क्योंकि आप रियल में एक पॉडकास्टर हो गए। पॉडकास्टर का मतलब क्या है कि आप एक बंदे से उसकी जो एक्चुअल में जो उसकी जो अच्छी अच्छी नॉलेज है उसको कैसे निकाल पाते हो और उसकी एनर्जी लोगों तक ट्रांसफर कर सकते हो। तो कहीं से भी कैसे भी कर लोगे आप। दैट्स द थिंग। तो वो आपको समझना पड़ेगा, उसके लिए माइंड को ओपन करना पड़ता है। तो अब थोड़ा सा टॉपिक चेंज करता है। श्योर श्योर डेफिनेटली। अभी बड़े बड़े जो पीपल है अभी ये अर्थ में, उसकी बात करते हैं। इलोन मस्क, जेफ बेजोस, फिर अपने सुंदर पिचाई, अडानी, अंबानी, टाटा। हाँ, मतलब ये इंडियंस, ठीक है, और ये
मतलब बाहर के कंट्रीज के। ओवरऑल इंडिया, ओवरऑल तो वर्ल्ड। ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ये ज़्यादा इंडियन फोकस्ड है। इवेंचुअली जेफोसिस भी इंडियन फोकस्ड है। क्यों? ज़्यादा चीज़ें इनोवेशन इंडिया में कर रहे हैं। अमेजोन पे इंडिया में चालू किया, ओके। अमेजोन मिनी टीवी इंडिया में चालू किया। हाँ हाँ हाँ। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा मार्केट है, Market बड़ी है। मार्केट है, पॉपुलेशन ज़्यादा है इसीलिए। और इंडिया इज ग्रोइंग कंट्री, तो इकोनॉमी बढ़ने वाली है ऐसा सब लोग बोल रहे हैं। 10 साल 20 साल में, 1 साल के लिए नहीं, 10 साल के बाद 20 साल के बाद इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी। इंडिया इज द यंगेस्ट नेशन, सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन इंडिया के पास है। तो दिस पीपल्स आर ऑल्सो क्यूरियस अबाउट इंडियंस। अब बाहर की कंट्रीज की अगर बात करें स्मॉल लेवल पे, तो इंडिया के अंदर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं। आपको वेबसाइट डिजाइन करनी आती है, वेबसाइट बनानी आती है। आप 10 जगह, आप क्या करोगे? आप कंपनी में जॉब ज्वाइन कर लोगे। आप ऐसा नहीं करोगे, आप 10 दुकान पे जाओ, 10 मॉल में जाओ, 10 लोगों को पकड़ो कि मुझे वेबसाइट बनानी है, तेरी कंपनी के लिए वेबसाइट बना के दूंगा। आप ऐसा नहीं करोगे। तो बाहर के देश में ये कंसेप्ट है, लोग ना बिजनेस माइंड से ज़्यादा है। तो किसी के पास दुकान है ना, सपोज करके मेरे पापा की दुकान है, तो वो सोचेगा मैंने बाप की दुकान को मेरे बाप ने 1 दुकान बनाई है, मैं उसकी 4 दुकान कैसे करूँ। ये बाहर की कंट्री के अंदर माइंडसेट है। और उसी वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा टॉप पे, उनकी सारी कंपनीज, IT कंपनीज, सारी कंपनीज की बात करें तो इंडिया के अंदर ये थोड़ा अभी दिखने लगा है। अभी तो बहुत ज़्यादा शार्क टैंक ये सब की वजह से तो ये बढ़ने वाला है, मतलब डेफिनेटली बढ़ेगा। सबके अंदर आ चुका है। ये चीज़ सिर्फ बनिया के अंदर थी, अब बाकी सबके अंदर भी आ रही है, क्योंकि बाकी सबके पास भी स्किल है यार। तुम्हें वेबसाइट डिज़ाइन करनी आती है, तुमको तुमको वीडियो रीडिंग करनी आती है, या तुमको ऐप बनानी आती है, या तुम्हारे पास कुछ ऐसा फैमिली का प्रोडक्ट है तो तुम बेच सकते हो। तुम्हारे खुद की मैंगो की फैक्ट्री हो, तो तुम ऐसा करो कि यार भाई मैं 50,000 की जूस निकालने वाली मशीन ला दूँ, 2 केमिकल खरीद लूँ, जो प्रिजर्वेटर आते हैं, बॉटल रेडीमेड मिलती है वो ले आओ, स्टिकर रेडीमेड मिलता है, किसी डिज़ाइनर से अच्छी ब्रांडिंग करा दूँ, जूस बना के डाल दूँ बॉटल में, ऑनलाइन वेबसाइट तो बनानी आती है, वेबसाइट पे डाल दूँ। हाँ। दैट इज द काइंड ऑफ द बिजनेस माइंड से अपने लोगों के अंदर आ रहा है। पहले ऐसा नहीं था। पहले की अगर बात करें तो इंडिया सब कुछ ट्रांसपोर्ट करता था, और वो लोग हमें वापस ट्रांसपोर्ट करते थे। यहाँ से कच्चा, हमारे यहाँ कपास बनता है, उसको हम थोड़ा एक लेवल पे अच्छा बनाते, उसको कापड़ बनाते, कच्चा कापड़ यहाँ पे जाता है, वहां से लीवाइस की टी-शर्ट बन के आती है, और हम वो खरीदते हैं। तो ये उल्टा होने लगेगा अभी। तो फिर आपको क्या लगता है इंडिया को क्या चेंज करने की जरूरत है? इंडिया से तो हमें खुद को चेंज करने की ज़रूरत है, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे हमें खुद को चेंज करने की ज़रूरत है। ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ कि एजुकेशन सिस्टम उसमें क्या लैक हो रहा है अभी तक। यार हम लोगों ने क्या लैक देखा? एक तो सब कुछ सबके लिए एक ही सिस्टम है, तो वहाँ पे माइंडसेट अलग है। हाँ, माइंडसेट सबका अलग है, सिस्टम एक ही है, तो वहाँ पे दिक्कत क्रिएट होती है। तो वो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो पाए, या फिर हमें फ्रीडम दे दी जाए कि अब एक बेसिक एजुकेशन ले लो, जहाँ पे आप एक लैंग्वेज पढ़ के लिख पाओ, सीख पाओ। अब ज़ीरोधा के जो फाउंडर है निखिल कामत, उसको देखा होगा, या फिर क्रैट का जो फाउंडर है कुणाल शाह, उन लोगों ने एक बेसिक एजुकेशन ही लिया है। उन्होंने 8-9 तक ही पढ़ा है, ज़्यादा नहीं पढ़ा है उन लोगों ने। और ये ज़रूरी है, आप 10 तक पढ़ लो, उसके बाद आप अपने लेवल पे आपको जो लगता है आप वो चीज़ स्टार्ट कर दो। और या फिर गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट भी कर सकती है कि यार आपको ऐसा है कि आप डिग्री मत रखो ना यार। अब किसी को वेबसाइट बनाना सीखना है तो आज के टाइम पे वो ऑनलाइन सीख सकता है यार, और कंपनीज ऐसे हायर भी कर रही है। तो उसके लिए कंप्यूटर डिग्री की क्या ज़रूरत है? क्योंकि कंप्यूटर की एक डिग्री वो जनरलिस्ट डिग्री होती है, उसके अंदर आपको कंप्यूटर नेटवर्क सिखाया जाता है, या फिर आपको 50 तरीके के और सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती। आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाया जाता है, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिखाया जाता है। उसका क्या करोगे आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग में? आपको अगर वो नॉलेज सीखना है तो आप कल को आपके पास कोई वेबसाइट डिज़ाइनर क्लाइंट आया जिसको मैकेनिकल रिलेटेड कुछ काम है, तो आपको वो जो नॉलेज चाहिए वो आपको चैट GPT जैसा सिस्टम 5 मिनट के अंदर दे सकता है। आपको यूट्यूब से 5-10 मिनट के अंदर वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आज के टाइम पे। पहले नहीं था, पहले बुक्स पढ़नी पड़ती थी, दैट वाज डिग्री वाज नेसेसरी। आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। तो एक बेसिक एजुकेशन सिस्टम दे दो, 8 तक पढ़ो आप, उसके बाद आप चीज़ों को एक्सप्लोर करो आपको जो लगता है, या फिर ऐसे चीज़ें होनी चाहिए जो ऑप्शंस दे पाए कि यार ये मैकेनिक का सिस्टम है, ये चीज़ है, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ से ग्रोथ आ सकती है। मेरे को क्या लगता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम को क्या चेंज करने की ज़रूरत है बताऊँ? फ्रीडम चाहिए स्टूडेंट्स को। उसको 10th के बाद 1 साल के लिए सब पढ़ाओ। हाँ, सब पढ़ाओ, साइंस भी पढ़ाओ, कॉमर्स भी पढ़ाओ, आर्ट्स भी पढ़ाओ, 3-3 महीने के पार्ट्स में पढ़ा दो।
फिर बाद में उस बच्चे को डिसाइड करने दो कि उसको क्या करना है, फिर बाद में 11th-12th करो। हाँ, अब प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों के साथ कि जैसे एक तो उन्होंने जैसे जैसे किसी ने ले लिया, चलो एग्जांपल लेते साइंस ले लिया, उसमें अब वो इंजीनियरिंग साइंस ही लेते हैं हाँ, भाई, 50% हाँ, वो है वो साइंस साइंस हाँ, साइंस। तो अब किसी ने इंजीनियरिंग स्टार्ट कर दिया अपना, ठीक है। अब क्या होता है कि अब बाहर की कंट्री और इंडिया के अंदर ये डिफरेंस है कि वो 22-24 साल तक वो भाई सिर्फ पढ़ ही रहा है, और जैसे ही वो पास आउट होता है उसके सर के ऊपर प्रेशर कि उसको कुछ भी करके अभी कुछ करना है। अब उसने इंजीनियरिंग करी है, उसके पास अच्छा खासा नॉलेज है, पर वो अपना खुद का स्टार्टअप या बिजनेस नहीं कर सकता, क्योंकि उस बिजनेस को सस्टेन करने के लिए, ग्रो करने के लिए 5 या 10 साल और चाहिए, या 5 साल चाहिए, 3 साल चाहिए, एटलीस्ट 3 साल चाहिए। इवन एक स्टडी कहती है कि एक बिजनेस की सच्चाई में ग्रोथ आपको 5 साल के बाद दिखती है। MBA चाय वाले ने बोला था हाँ, कि एक दिन की सक्सेस नहीं, आप 1000 दिन के बाद भी चल रहे हो तो उसे सक्सेस बोलेंगे आप। वही तो यहाँ पे क्या होता है कि तुरंत अब बच्चे के ऊपर प्रेशर है कि अब उसको कुछ करना है। अब पहले पहले कैसा था कि अब 10th के बाद कुछ छोड़ता तो उसके पास कुछ नॉलेज ही नहीं था, अब वो छोड़ेगा तो उसके पास इनकम के प्रेशर है, बाकी सब लोग जॉब कर रहे हैं तो उसको जॉब करनी पड़ेगी। अगर ये कुछ कम हो जाए तो कुछ अनोखी चीज़ हो सकती है, या फिर जो इंजीनियरिंग का जो नॉलेज था उसके पास 18 साल की उम्र में आ जाए, ठीक है। और वो पॉसिबल हो सकता है थोड़ी फ्रीडम के साथ, क्योंकि जो एजुकेशन का वर्कलोड है बहुत ज़्यादा है, तो वो कम हो जाए तो कुछ चेंज हो सकता है। बाकी तो फिर सेम ही चलता रहेगा, आप इंटरनेट ला दो ना ला दो, क्योंकि बच्चा को यूज़ ही करने को नहीं मिलेगा तो क्या ही मतलब है, वो इंटरनेट को इंटरनेट में के लिए यूज़ करेगा। अभी लाइब्रेरी जो है वो डिजिटल होने वाली है। मेरे को तो बुरा लगता है कि क्यों, लाइक ऐसे पढ़ने में जो मजा है हाँ, वो ऐसे करके ऐसे पैर रख के पढ़ने में नहीं। मतलब देखो, अब एक्चुअली अगर किसको पढ़ना है तो मंगा के पढ़ेगा ना, लाइब्रेरी में जाके पढ़ेगा, लाइब्रेरी कभी बंद नहीं होने वाली। हाँ, डिजिटलाइजेशन होने वाला है अभी लाइब्रेरी का, लाइक सब चीज आपको डिजिटल मिलेगी। पर वो होने वाला है, बट स्टिल जिसको क्योंकि आपने पैंडेमिक में देखा कि बच्चों को सर और टीचर जो है वो भाई ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, और बच्चे क्या कर रहे हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, और वो स्क्रीनशॉट को ही पढ़ रहे हैं बच्चे। भाई ऐसे लिखने में जो मजा है वो बच्चे नहीं ले रहे। ओके, तो अब हर चीज़ का एक अलग सिनारियो है, मतलब समझो कि आगे के टाइम पे कुछ तुम कुछ अलग ही चीज़ करने वाले हो, तो शायद उसके लिए सिस्टम ज़रूरी ना हो। मतलब सपोज करो कि पहले की बात करें गुरुकुल सिस्टम में, तब बुक्स सबके लिए नहीं थी। मतलब पहले कैसा होता था कि गुरु ने वेद पढ़े हैं ना, तो उनको वेद मुख पे याद है, गीता के 108 श्लोक, सब कुछ सारे के सारे श्लोक उनको मुंह पे याद है। तो वो क्या करते थे, वो वही ट्रांसफॉर्म करते थे, और वो चीज़ें वो प्रैक्टिस होती थी बचपन से ही। तो उनको पता था कि ये बच्चा गीता, बिकॉज गुरु इतने क्वालिफाइड थे। आज के टाइम पे कोई टीचर इतना क्वालिफाइड ही नहीं है, उसको तो सिर्फ 15-20 हज़ार की नौकरी चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। तब ऐसा नहीं था, दैट वाज द थिंग कि उसकी क्वालिफिकेशन पहले से स्टार्ट होती थी। उसको पता है कि ये गुरु बनने वाला है तो उसको उसी लेवल की एजुकेशन मिलने वाली है, तो वो उसी तरह से चलती थी। तो शायद मुझे लगता है कि इंटरनेट की वजह से भी कुछ ऐसा ही सिस्टम हो रहा है। कुछ बच्चे आज के टाइम में मैंने देखा है कि मतलब स्पेशली यूएस के अंदर क्या होता है कि कुछ लोग बेसिक एजुकेशन कर लेते हैं, उसके बाद अपने एंड से ही चालू कर देते हैं कि वो एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं, प्रोग्रामिंग, कोडिंग, ये सब को, या फिर ऑनलाइन सेलिंग सिस्टम को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं, और उसी के अंदर एक्सपर्ट बनते जाते हैं वो लोग धीरे धीरे करते। तो दैट इज काइंड ऑफ द थिंग ये हो रही है। 100% गुरु सिस्टम परंपरा नहीं है, पर कुछ उसका एसेंस लेके चल रही है चीज़। आजकल मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि अब ना स्टूडेंट्स लोग या फिर पेरेंट्स लोग टीचर्स या सर्स की इज्जत ही नहीं कर रहे, डर ही नहीं रहा है। स्टूडेंट बोल रहे हैं कि भाई पापा को बता दूंगा, ठीक है, या तो फिर कई मैंने ज़्यादा वीडियोस देखी है कि स्टूडेंट सर को मार रहे हैं, ठीक है, उसकी बात छोड़ दो, पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे को मत मारना। क्यों भाई? अभी 2 फ्लॉज है इसके अंदर। एक तो क्या हुआ कि पेरेंट्स को कुछ किसी ने सिखाया नहीं। अभी की जो जनरेशन कैसा था, पहले की जनरेशन कैसा था कि वो पेरेंट्स के साथ रहते थे, जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो एक रिस्पेक्ट, एक डिफरेंस समझ में रहता था। आज के टाइम में क्या हुआ कि सब लोग अपने एंड से चल रहे हैं ना,
तो किसी को राइट इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो वो पेरेंट भी राइट नहीं, उनको वो ऐसे ही बच्चे को चला रहा है, तो वो कुछ भी टीचर्स को बोल रहे हैं, कुछ भी टीचर्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट करे अपने पैसे के दम पे। क्या किया, अपने गांव की ज़मीन थी उसको बेच दिया, सिटी में शिफ्ट हो गए, अकेले रह रहे हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं, तो उनको पता ही नहीं क्या राइट है क्या रॉन्ग है। तो एक चीज़ है। दूसरा ये है कि अपने जो टीचर्स है उनकी भी एक लिमिटेशन है। जैसे मैंने बोला कि उनकी ना तो सही से ट्रेनिंग हो रही है, वो सिर्फ पैसों के लिए जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ नए प्रोफेसर आए हैं, टीचर्स आए हैं, उनको 1 साल का एक्सपीरियंस है, उसको दूसरी स्कूल में जाना है, अच्छे स्कूल में जाना है, उसका नया ट्यूशन बनाना है। तो दैट इज़, ये सब चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। पहले ऐसा नहीं था। ग्रुप मतलब ये थोड़ा मुझे एक्यूरेट लगता है। या फिर ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो आप देखो कि ऑनलाइन टीचर्स को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है। हाँ, पढ़ा तो वही लोग सेम ही रहे हैं ना, हाँ, क्यों उसको रिस्पेक्ट मिल रही है? बड़ा अच्छा रहा है। हाँ, इनोवेशंस कर रहे हैं वो लोग। अपने जो सर है वो इनोवेशन नहीं कर रहे, उसको एक्सपीरियंस चाहिए, इसको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, इसको पढ़ाना है, इसको भी व्यूवरशिप चाहिए, पर वो ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे उसका ध्यान बन रहा है, बच्चे का ध्यान बन रहा है। अलग सर को जानते हो? हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो अलग सर की सीरीज आई है अभी Amazon मिनी टीवी पे, और उन्होंने अपना एक इंटरव्यू में भी बोला था कि एक बच्चा जो पढ़ना चाहता है, ठीक है, वो तो कैसे भी पढ़ लेगा। हाँ, लेकिन जो बच्चा नहीं पढ़ना चाह रहा है, हाँ, उसको पढ़ा दे, उसको सच्चा वाला टीचर बोलेंगे आप। ये बात सही भी है, पर अब इसमें भी फ्लॉज है ना कि अगर वो पढ़ना नहीं चाहता तो क्या पढ़ना चाहता है बच्चा, या फिर उसको पता ही नहीं कि ये पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर उस स्टेट में, ज्यादातर बच्चे उसी स्टेट में होते हैं। मतलब अभी नहीं, ऐसा बोल सकते कि वो एक बच्चा होशियार है तो पढ़ ही लेगा कहीं से भी कैसे भी करके, पर एक एवरेज बच्चा है, लोअर एंड पे है बच्चा, तो वो कैसे बेस्ट कर पाएगा? नहीं, मैं आपकी ही बात का एग्जांपल लेना चाहूँगा। आप 11th-12th में बहुत कम मार्क्स लाते थे, जैसे तैसे पास होते थे। 12th में तो ठीक है, अच्छा मतलब बोर्ड में मार्क्स आ गए, ठीक है, और GTU में चले गए आप। पर उधर आपको क्या मिला? माहौल मिला, एक इंटरेस्ट मिला। इंटरेस्टिंगली आप बच्चे को पढ़ाओगे प्रैक्टिकल के साथ, तो कोई भी सब्जेक्ट आपको बुरा नहीं लगेगा। आपको लगेगा और पढ़ना है, और पढ़ना है, और पढ़ना है। अभी आपने कॉलेज में कितना पढ़ा है? मतलब कॉलेज के अंदर हमने बहुत लिमिटेड पढ़ा, क्योंकि आपको भी पता है। ऐसे नहीं, मतलब क्लासरूम के अंदर आपने कितना पढ़ा है? जितना हमारा एक सेमेस्टर चलता है उतना तो हमने पढ़ा ही, मतलब अच्छे से। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिकल था। अरे नहीं, हाँ, मतलब आपने कंपेयर करो। हाँ, आपने अपने दोस्त से सीखा, हाँ, पढ़ा, ठीक है, और आपने अपने सर से पढ़ा, वो दोनों में से कौन सा आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा? क्यों? अपने दोस्त से पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि वो फ्रेंडली, 1-on-1 कन्वर्सेशन है, फ्रेंडली है। हाँ, ओपननेस है जितनी बारी बोले तब तक पढ़ाएगा वो। हाँ, पर सर में क्या ऐसा थोड़ा डर लगता है। लिमिटेशन कोई सर ऐसे होते हैं कि भाई फ्रेंडली है, आपने जैसा पहले बोला था, उनको पूछ सकते हैं, लेकिन कोई सर को देखते ही लगता है कैसे इसको भाई मैं पूछूं फिर से। और क्लासरूम की भी एक लिमिट है ना, क्लासरूम की भी एक लिमिट है। 1 घंटे का ये लेक्चर है आपका। हाँ, उसके बाद कुछ लिमिट ही नहीं है। हाँ, हम भी ऐसे ही करते थे, पूरा साल कुछ पढ़ते नहीं थे, लास्ट दिन में आके भाई पूरा का पूरा सिलेबस एक ही दिन में पढ़ देते थे। ठीक है, तो मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि आपने कॉलेज लाइफ में क्या गेन किया? पढ़ा तो ठीक है, वो चीज पढ़ने के मतलब एग्जाम देने के बाद भूल जाता है। तो दूसरी चीज अगर बात करें कि एक तो हम 18+ हो जाते हैं, हम थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, तो बाहर जाते हैं, घर से बाहर निकलते तो और ज्यादा मैच्योरिटी आती है, क्योंकि सब कुछ खुद से करना पड़ता है। और दूसरी बात कि हम इवन एज के साथ भी मैच्योर हो गए हैं, तो बच्चों वाली चीजें थोड़ी कम हो जाती है ना। तो वो चीज है, आप बड़ों को देखते हो, आपके सीनियर के साथ ज्यादा टच रहते हो। स्कूल के अंदर सीनियर और जूनियर वाला थोड़ा, अपने स्कूल के अंदर तो इतना कंसेप्ट नहीं था, कॉलेज में बहुत ज्यादा होता है। तो वहां से आप एक इंस्पिरेशन की तरह सीखते हो चीजें, उनसे सीखते हो, तो एक नॉलेज गेन होता है। आप दूसरी एक्टिविटीज करते हो, तो वो एक चीजें होती है। ट्रैवल से ज्यादा आपको एक्सप्लोजर मिलता है, आप ट्रैवल करते हो उससे एक्सप्लोजर मिलता है। अब बाहर के सब कुछ मैनेज खुद से करते हो,
तो आप मैनेजमेंट के जरिए आप थोड़ा और मैच्योर बनने लग जाते हो, खुद से सब कुछ करते हो। इसलिए फाइनेंस को संभालना, अपनी डेली नीड्स को संभालना, अपने आप को संभालना, तो वो चीज़ें आपको बेहतर बनाती है। तो कॉलेज का यही फायदा है कि आप कम्युनिकेशन ज़्यादा करते हो लोगों के साथ। तो फिर आज के पॉडकास्ट का एक लास्ट टॉपिक, पहले आप कोई मैसेज देना चाहे तो उधर आप कैमरा में देख के तो बोल सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि यार अगर एजुकेशन की बात करें तो हमारे पास जो यूट्यूब है वो बहुत गेम चेंजर है। क्योंकि अगर आपको कुछ टॉपिक सीखना है, मैं जैसे कि अगर मैं आपको सिर्फ बोलूँ कि आपको पाइथन लैंग्वेज सीखना है, तो आप ऑफलाइन जाओगे तो क्या एक लिमिटेशन है कि आप एक ही प्रोफेसर पढ़ाने वाला है, शायद आपको उससे समझ नहीं आता है, तो आप क्या, आपका ध्यान उसमें बनेगा ही नहीं, तो आप बोलोगे कि पाइथन इंटरेस्टिंग नहीं है या फिर आपको पाइथन समझ नहीं आता। अगर आप यूट्यूब पे जाओ तो आपको 50 कोर्स मिल जाएंगे पाइथन के ऊपर, आपको एक पसंद आया, दूसरा पसंद आया, तीसरा पसंद आया, मतलब 3 में से कोई एक तो पसंद आएगा, तो आप तीसरा वाला देख रहे हो, तो आप उस सर के साथ कनेक्ट करते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली उस सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट आता है। तो इंटरेस्ट ऐसा कुछ होता नहीं है, पर आप चीज़ों को बार बार करते हो तो वो इंटरेस्ट बढ़ जाता है। और कौन सा सर आपको कितने ईजी वे में समझाता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूट्यूब के ऊपर वैराइटीज ऑफ कोर्सेज मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ बदल सकती है। बाकी तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना हो सके हमें उतना एक्सप्लोर करना चाहिए, और जितनी और डिफरेंट टाइप की चीज़ें कर पाए उतना चीज़ें करनी चाहिए। वैसे मैंने एक चीज़ बताई नहीं आपको, मैंने कॉलेज के अंदर 4 से 5 स्टार्टअप्स छोटे छोटे स्टार्ट कर दिए। मतलब मैंने दो तीन एक तो वेबसाइट्स बना के ट्राई कर लिया। एक वेबसाइट था जिसके अंदर मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था, तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे टूल्स देखे। मैंने सोचा कि यार ऐसी कुछ वेबसाइट बनाते हो उसके ऊपर सारे टूल्स की लिस्ट आ जाए एक साथ, आर्टिकल के फॉर्म में नहीं हो। बाकी सारी वेबसाइट्स क्या करती है कि उनको एड्स से रेवेन्यू कमाना है, इसलिए वो आर्टिकल बनाते हैं, तो आर्टिकल सब कोई पढ़ना नहीं चाहता। तो मैंने ऐसा सोचा कि सिर्फ वेबसाइट की लिंक डाल देते, तो वो मैंने एक वेबसाइट बनाई थी टॉप फाइंड करके। फिर मैंने अपने ई कॉमर्स स्टोर बनाया था जिसमें मैं साड़ी और कुर्ती बेचता था, वहाँ से मैंने काफ़ी कुछ सीखा। फिर मैंने अपना एक वेबसाइट बनाया था जहाँ पे मैं IoT डिवाइसेस सेल करता था, और उसके अंदर मैंने एक कोर्स बनाया था अपना 50 मिनट का, एक प्रॉपर वीडियो बनाया था, उसको मैं बेच रहा था। तो मैंने उसके थ्रू डिजिटल मार्केटिंग सीखी, ऑनलाइन ही सब कुछ किया था, तो वो मैंने ट्राई किया था कॉलेज के अंदर। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आप ट्राई करते हो ना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। फिर वीडियो एडिटिंग की, मतलब यूट्यूब अपना स्टार्ट किया, तो वो भी एक अपने आप में स्टार्टअप है पूरा के पूरा। वीडियो एडिटिंग खुद से करनी है, स्क्रिप्ट खुद से लिखनी है, रिसर्च करनी है, आपको कैमरा को फेस करना है सबसे बड़ी स्किल, तो वो कैमरा फेसिंग स्किल, हाँ, तो वो सीखा। तो ये एक स्टार्टअप था, और दूसरा एक स्टार्टअप क्या था, मतलब हाँ, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी थी मैंने। वो इतना सक्सेसफुल, मतलब वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा, मतलब उससे इनकम मेरे को मिली। तो मैंने अलग अलग डोमेन के अंदर फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया। पहले डेटा एंट्री से स्टार्ट किया, फिर मैंने वर्ड, पावर पॉइंट सीखा, फिर UX डिज़ाइनिंग सीखा, अभी डेवलपमेंट सीखा, और आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये एक चीज़ है, और फ्रीलांसिंग कैन बी ए गेम चेंजर, मुझे ऐसा लगता है। और कंटेंट क्रिएशन कैन बी गेम चेंजर। एक लास्ट टॉपिक आज के पॉडकास्ट का, जो बच्चे ये पॉडकास्ट को देख रहे हैं, ठीक है, बच्चे मतलब जो कोई भी लोग देख रहा है, बच्चे, हाँ, ये टॉपिक ही ऐसा है, बच्चे छोटे नहीं, 12th के बाद वाले और इंजीनियर, मतलब कॉलेज या पास आउट्स, हाँ, कॉलेज स्टूडेंट या पास आउट्स, हाँ, उनके लिए मतलब पार्ट टाइम जॉब, मतलब वो नहीं कि जाके करो, हाँ, ऑनलाइन में क्या हो सकता है, लाइक कॉलेज स्टूडेंट भी कमा सकते। वही तो, एक तो क्या होता है कि जैसे मैंने बोला, सबको पता है, जैसे ये यूट्यूब हो गया, ये सबको पता है, फाइवर अपवर्क के बारे में सबको पता है। तो वो एक चीज़ें है, आप कर सकते हो कि आप, पर उसके लिए टाइम देना पड़ेगा आपको, कि यार आपने यूट्यूब बनाना स्टार्ट किया, चलो यूट्यूब को हटा दें, हम डायरेक्ट सिर्फ स्किल बेस्ड चीज़ों की बात करते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप बहुत सारी IT स्किल्स है, वैराइटीज ऑफ IT स्किल्स है। नहीं, यूट्यूब ठीक है, हाँ, पर अर्निंग वो बच्चे को कुछ आ ही नहीं रहा है। हाँ, तो आप ऐसा कर सकते हो कि कुछ ऐसे एप्लीकेशंस है जहाँ पे आप सर्वेस भर के कुछ पैसे कमा सकते हो। सर्वेस क्लिक करके ऐसे कुछ वेबसाइट्स आप सर्च करोगे ना, आपको गूगल में मिल जाएगी सर्वेस वेबसाइट, आप सर्वेस को क्लिक करके कर सकते हो।
या डेटा एंट्री कर सकते हो, डेटा एंट्री ये सब चीज़ें, एक्सेल, हाँ, data माइक्रोसॉफ्ट, entry। ये सब तो सबको आता है, 8 9 10 से सिखाया जाता है। हाँ तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, डेटा एंट्री करना, आर्टिकल लिखना, है ना, ये सब चीज़ें कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो आप बेसिकली कर सकते हो। इवन आप ऑफलाइन जाके भी कुछ चीज़ें कर सकते हो, मतलब आज के टाइम पे रैपिडो है, आपको बाइक चलानी आती है, एक्टिवा चलानी आती है, आप 2 घंटे रैपिडो चलाओ ना, अगर आपके सिटी में अवेलेबल है तो 2 घंटे आप रैपिडो चलाओ, या फिर आप कोई बर्गर पेस्ट्री की शॉप में भी काम करो यार, अगर आपके पास स्किल नहीं है तो वहाँ से आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग भी आएगी। वो अंडरस्टैंडिंग द बेस्ट है, आप फ्रीलांसिंग करोगे या उससे कुछ जो अंडरस्टैंडिंग आएगी, क्योंकि बर्गर जो ऑफलाइन धंधा चल रहा है वो डे 1 से प्रॉफिटेबल है, उसको प्रॉफिटेबल रहना पड़ेगा। अब वहाँ से भी जाके काम करके देखो, तो वहाँ से आपको अर्निंग भी मिलेगी, आपको समझ भी आएगा, तो वो भी आप कर सकते हो। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। चलो सही है, यहीं पे पॉडकास्ट अपना खत्म करते हैं, ठीक है, चलो तो सर पॉडकास्ट अपन का यही खत्म खत्म करते हैं, चलो बाय, बड़ा मज़ा मजा आया। आया, बातचीत करते रहेंगे। हाँ ठीक है, श्योर। और अगर ऑडियंस को ज़्यादा आपका पॉडकास्ट पसंद आया तो आपको फिर से भी बुलाएंगे। श्योर श्योर। तो ऐसे चल रहा था लाइक લોકોને આપણે ચાલુ કરીએ તે हमारे यहाँ भी आता है मगर बेचो तो बट हम बोल नहीं सकते उसको क्योंकि उसका भी काम है, मतलब ब्लूपर्स वाला का क्या लाइफ हो गई है मेरी, दोपहर को स्ट्रीम करने जाता हूँ तभी भी क्यों, कहाँ, किधर बताया सी? ये बाजू में सर्विस सेंटर है। सर्विस सेंटर है, तो उसका